लाइफ। तो क्या कभी सोचा है कि आप जिस एमएलए को चुनते हैं, क्या वो टेक्निकली एक पब्लिक सर्वेंट है? और ये सोचिए, क्या पुलिस आपका बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन बिना किसी बड़े डीएनए लैब के ही कलेक्ट कर सकती है? साउंड्स लाइक अ साई-फाई मूवी है ना? बट ये सब आज इंडिया में हो रहा है। आज हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को डीकोड करेंगे। हम दो बहुत बड़े एरियाज में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। पहला, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और दूसरा, द वर्ल्ड ऑफ इंडियन इलेक्शंस। एग्जैक्टली हम पीओएसओ एक्ट की डीप न्यूआंसेस से लेकर यूएपीए के सुपर स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजंस तक सब कवर करेंगे। हाँ, और फिर हम ईसीआई के गेम चेंजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसी नेट से लेकर बिहार में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। बेसिकली मिशन ये है टू सी हाउ इंडियाज लीगल एंड इलेक्टोरल सिस्टम्स आर ट्रांसफॉर्मिंग राइट बिफोर आवर आईज। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक आवर फर्स्ट बिग टॉपिक। पीओसीओ एक्ट एंड पब्लिक सर्वेंट, Bro. ब्रॉड माइक्रो थीम, Broad micro. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? बेसिकली ये पूरी डिस्कशन एक सिंपल से सवाल पर है जिसका जवाब काफी कॉम्प्लेक्स है। क्या एक एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को पीओसीओ एक्ट के अंडर एक पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है? हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरे केस की डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है। इसके लिए कोई रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे बिल्कुल। पास? एक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक एमएलए के केस में फैसला दिया। अब देखिए, ट्रायल कोर्ट ने उस एमएलए को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना था। अच्छा। बट हाई कोर्ट ने एक बहुत फेमस 1984 केस आरएस नायक वर्सेस एआर अंटुले का हवाला देते हुए कहा कि एक एमएलए आईपीसी के सेक्शन 21 के अंडर पब्लिक सर्वेंट नहीं है। वाओ, दैट इज अ ह्यूज लीगल डिस्टिंक्शन। मतलब पूरा गेम ही चेंज हो गया। एग्जैक्टली। समझे। लेट्स गेट इनटू द कंटेंट डिस्कशन। ओके, सो फॉर द इंट्रोडक्शन, द पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बच्चों की सेफ्टी के लिए एक अनबिलीवेबली इंपॉर्टेंट लॉ है। सही। बट इसमें एक कैच है। पब्लिक सर्वेंट टर्म इस एक्ट के अंदर कहीं डिफाइंड ही नहीं है और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। सो फॉर द बैकग्राउंड, द प्रॉब्लम रियली एक्सप्लोड्स जब कोई इलेक्टेड लेजिस्लेटर ऐसे केस में अक्यूज्ड होता है। हाँ। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो केस अलग तरह से चलता है, स्ट्रिक्टर पेनल्टीज के साथ, और अगर नहीं तो ये एक बिल्कुल अलग लीगल बॉल गेम बन जाता है। बिल्कुल। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? देखिए, पॉक्सो एक्ट खुद पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन नहीं करता। उसका सेक्शन 22 कहता है कि इसका मीनिंग आईपीसी, सीआरपीसी, जेजे एक्ट या आईटी एक्ट जैसे दूसरे लॉ से लिया जाएगा। ओके, इन सब में से सिर्फ आईपीसी का सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। बट यहाँ है अ बिग ट्विस्ट। उस लिस्ट में इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा। तो हाईकोर्ट ने उस 1984 के आरएस नायक केस पर रिलाई किया और रूल किया कि इस स्पेसिफिक डेफिनेशन के तहत एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो इस लॉजिक का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इट साउंड्स ह्यूज। बहुत बड़ा। इस बेसिस पर कोर्ट ने कहा कि पोक्सो का सेक्शन 5C और आईपीसी का सेक्शन 376(2)(b जो पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा किए गए एग्रीवेटेड असॉल्ट से डील करते हैं, वो प्रिमा फेसी एप्लीकेबल ही नहीं है। ओह वाओ। और इसी वजह से सेंटेंस सस्पेंड करके बेल ग्रांट कर दी गई। फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस, पोक्सो एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजंस, आईपीसी का सेक्शन 21 और डेफिनेटली आरएस नायक केस, ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे लॉज में डेफिनेशंस की क्लैरिटी कितनी क्रिटिकल है। एक छोटा सा वर्ड या उसका ना होना पूरे केस का रिजल्ट बदल सकता है। तो वेट, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अलग-अलग लॉज में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन अलग-अलग है। प्रिसाइसली, यही तो पूरा क्रक्स है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, जबकि आईपीसी में काफी नैरोअर है, और यही चीज एक लीगल लूप होल क्रिएट करती है। क्लासिक एग्जांपल है ये लीगल कॉम्प्लेक्सिटी का। ये यूपीएससी के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको याद कैसे रखें? कोई मेमोरी हैक है? हाँ, एक सिंपल सा है। सोचो, P फॉर पीओसीओ, P फॉर पॉलिटिशियन। बट इसमें ट्विस्ट याद रखना है। पीओसीओ में P फॉर पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड नहीं है, इसलिए ही सारा कंफ्यूजन हुआ। ऐसे याद रखो। गॉट इट, दैट्स अ गुड वन। और आरएस नायक केस का साल 1984, क्या ये याद रखना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट। लैंडमार्क जजमेंट्स के साल अक्सर प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आते हैं। सो आरएस नायक इज 1984, इसको लॉक कर लो। तो इसका मतलब यह है कि ट्रायल कोर्ट ने जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की डेफिनेशन यूज की, वो गलत थी। रॉन्ग कहना शायद ठीक ना हो, बट हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आईपीसी बेस्ड इंटरप्रिटेशन सुपीरियर है और इस स्पेसिफिक केस यानी पॉक्सो के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा एप्लीकेबल है। इट्स ऑल अबाउट कि किस लॉ की डेफिनेशन को प्रायोरिटी मिलती है। अच्छा, समझ गया। चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग अंडर आईपीसी सेक्शन 21 एन एमएलए इज नॉट कंसिडर्ड अ पब्लिक सर्वेंट एज हेल्ड इन द आरएस नायक केस। परफेक्ट। अब एक मिनी रिकैप। पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट्स की क्लियर डेफिनेशन ना होने से एमएलए के स्टेटस पर लीगल कंफ्यूजन हुआ, जिसका फायदा एक्यूज्ड को बेल मिलने में हुआ। ऑलराइट, चलो अब हमारे अगले एक्साइटिंग टॉपिक पर चलते हैं। 1 ईयर ऑफ क्रिमिनल लॉज, ब्रॉड माइक्रो थीम, ब्रॉड माइक्रो थीम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि ये टॉपिक हमारे नए क्रिमिनल लॉज के अंडर टेक्नोलॉजी के मैसिव यूज पर फोकस करता है। हम ये देख रहे हैं कि कैसे एफआईआर्स, एविडेंस कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशंस सब सीरियसली हाईटेक हो रही हैं। हाँ, इसको इमेजिन करने के लिए एक कूल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सोचो, पुलिस एक क्राइम सीन पर आती है, पेपर और पेन की जगह वो अपने फोन निकालते हैं, एक स्पेशल ऐप ई सक्षा खोलते हैं और सीन की वीडियो रियल टाइम में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। और वो वीडियो इंस्टेंटली एक सिक्योर क्लाउड पर अपलोड हो जाती है। नो टेम्परिंग, नो डिले। ये फ्यूचर नहीं है, ये अब हो रहा है। Awesome. चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में डाइव करते हैं। ओके, फॉर द इंट्रोडक्शन,
हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस वक्त एक मेजर टेक अपग्रेड से गुजर रहा है। पुराना पेपर बेस्ड सिस्टम अब एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच से रिप्लेस हो रहा है। लेट्स सी क्या क्या बदला है। और इसका बैकग्राउंड भी सिंपल है। पहले सब कुछ कागज पर होता था, जिससे बहुत डिलेज होते थे और मैनिपुलेशन के चांसेस भी खुल जाते थे। अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है टू क्रिएट अ सीमलेस इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? कुछ की कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला, FIRs अब CCTNS पर रजिस्टर होती हैं, जिसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। और ये CCTNS जो है ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS का दिल है। बिल्कुल। दूसरा है ई-साक्ष्य ऐप, जिसे NIC और MHA ने रियल टाइम एविडेंस कलेक्शन के लिए बनाया है। डेटा सिक्योर साक्ष्य लॉकर्स में नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्टोर होता है। और भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नया रूल है, सेक्शन 176 ऑफ BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर। ये कहता है कि सीरियस क्राइम्स के लिए अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्राइम सीन पर विजिट मैंडेटरी है। वाओ! और इसको सपोर्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट भी है। रायपुर में एक नया सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी CFSL और एक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU बन रही है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये चेंजेस इन्वेस्टिगेशन को फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट और ज्यादा साइंटिफिक बना रहे हैं। और UPSC प्रीलिम्स रिलेवेंस के लिए CCTNS, ICJS और ई-साक्ष्य की नोडल एजेंसीज यानी NIC और MHA बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 176 ऑफ BNSS पर भी सवाल आ सकता है। और इसका कंक्लूजन? टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन बन रही है, जिसका एम है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। अच्छा, ये ICJS का आखिर मतलब क्या है? मैंने ये टर्म बहुत बार सुना है। गुड क्वेश्चन। इंटर ऑपरेबल सिस्टम का मतलब है कि पुलिस, फॉरेंसिक लैब्स, प्रोसिक्यूशन, जेल्स और कोर्ट्स ये सभी आपस में डिजिटली कनेक्टेड हैं। वो डेटा को आसानी से और इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। अब फिजिकल फाइल्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट नहीं जाती। और ये जो ई-साक्ष्य ऐप है, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सिंगल बेनिफिट क्या कहेंगे आप? रियल टाइम कलेक्शन, यही मैजिक वर्ड है। इसका मतलब है कि एविडेंस टैंपरिंग का चांस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जो रिकॉर्ड हुआ वो सीधा सिक्योर क्लाउड पर चला गया, लॉक्ड एंड सेफ। UPSC प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल। ऐसा सवाल आ सकता है कि CCTNS किस बड़े गवर्नमेंट प्लान का पार्ट था? एक्सीलेंट क्वेश्चन। इट वाज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान। ये फैक्ट जरूर याद रखना। ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाला रूल है, बिल्कुल। सेक्शन 176 ऑफ BNSS, बिल्कुल। क्या ये हर क्राइम के लिए है? छोटे मोटे क्राइम्स के लिए भी? नहीं, ये मेनली उन ऑफेंसेस के लिए है जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा ओके। है। तो जो सबसे सीरियस क्राइम्स हैं उनके लिए अब पहले कदम से ही एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी हो गई है। और ये NFSU कैंपस रायपुर में बन रहा है। क्या स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेसिफिक लोकेशन याद रखना जरूरी है? बिल्कुल। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आते ही आते हैं। इसको कनेक्ट करना है NFSU रायपुर, सिंपल। ओके, इसको प्रैक्टिस करने का टाइम है। ई-साक्ष्य ऐप डेवलप्ड बाय NIC enables real time evidence collection under the new criminal laws। एक्सीलेंट। चलो एक मिनी रिकैप करते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज टेक्नोलॉजी जैसे CCTNS और ई-साक्ष्य का यूज कर रहे हैं फॉर अ फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर साइंटिफिक जस्टिस सिस्टम। ओके, हमारा तीसरा टॉपिक काफी हैवी है और बहुत न्यूज में भी है। UAPA एंड बेल। ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। चलिए इसकी एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ है, और जब इस लॉ के अंडर बेल की बात आती है तो उसे पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। हाँ, बेसिकली इसका प्रिंसिपल है बेल इज द एक्सेप्शन नॉट द रूल। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसने इसको फोकस में लाया है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का हाल ही का फैसला, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया, जबकि वो 5 साल से ज्यादा से कस्टडी में है। और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि UAPA के प्रोविजंस इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि लंबी कस्टडी बेल का ग्राउंड नहीं हो सकती। दैट्स इंटेंस। लेट्स गेट इनटू द कंटेंट डिस्कशन। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर उमर खालिद और दूसरों को बेल डिनाई कर दी है, जिसने एक मेजर नेशनल डिबेट शुरू कर दी है, एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। और इसका बैकग्राउंड ये है कि UAPA को टेरर एक्टिविटीज से डील करने के लिए बनाया गया था, बट इसके प्रोविजंस स्पेशली बेल से रिलेटेड हमेशा से हाईली कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अब आते हैं इसके कोर लॉजिक पर। पूरा इशू एक स्पेसिफिक सेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है, सेक्शन 43D(5) ऑफ UAPA। ओके। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं टू बिलीव कि आरोप प्राइमा फेसी ट्रू है, तो बेल नहीं दी जाएगी। प्राइमा फेसी ट्रू। हाँ। और लॉ कोर्ट को बेल स्टेज पर एविडेंस की डिटेल एग्जामिनेशन करने से भी रोकता है। इसका मतलब कोर्ट को आमतौर पर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को एट फेस वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ता है। और भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, ऐसा सुना है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन पीरियड UAPA में 180 दिन तक का हो सकता है, जो नॉर्मल लॉ से बहुत ज्यादा है। प्लस एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। इस सब की वजह से एक्यूज सालों तक जेल में रह सकते हैं बिना ट्रायल पूरा हुए। इसे ही कहते हैं द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट। बिल्कुल। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल्स 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को अफेक्ट करता है। और UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस के लिए सेक्शन 43D(5) ऑफ UAPA एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को प्राइमा फेसी ट्रू क्लॉज जरूर याद रखना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि UAPA नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल राइट्स के बीच एक कांस्टेंट और मुश्किल टेंशन को हाईलाइट करता है,
जहां बैलेंस बनाना बहुत चैलेंजिंग है। अच्छा, इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्राइमा फेसी ट्रू का आसान रोजमर्रा का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट। कोर्ट को बस ये देखना है कि पुलिस की चार्जशीट पढ़कर क्या लगता है कि केस बन सकता है। कोर्ट को इस स्टेज पर एविडेंस की गहरी जांच नहीं करनी होती। प्रोसिक्यूशन के लिए ये एक बहुत लो बार है क्रॉस करने के लिए। तो मतलब 5 साल बिना ट्रायल के जेल में रहना भी बेल के लिए काफी नहीं है? दिल्ली हाईकोर्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नहीं। यूएपीए के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कस्टडी की लेंथ से ज्यादा वेट रखते हैं। इतना स्ट्रिंजेंट है ये लॉ। सेक्शन 43D5 को याद रखने के लिए कोई मेमोरी हैक है? ये याद रखना जरूरी लग रहा है। हाँ, एक सिंपल सा है। सोचो 43D, डी फॉर डिफिकल्ट बेल, और 5 को सोचो एक पंजा। तो इस सेक्शन ने बेल को अपने पंजे में जकड़ रखा है। ऐसे याद रखना आसान है कि ये कितना टफ है, समझे? दैट्स अ गुड वन। क्या ये दूसरे स्पेशल लॉज जैसे पीएमएलए जैसा ही है? यस, एब्सोल्युटली। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी सिमिलर ट्विन कंडीशंस फॉर बेल हैं जो इसे बहुत स्ट्रिक्ट बनाती हैं। कुछ लॉज के लिए ऐसी स्पेशल स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस क्रिएट करने का ये पैटर्न एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है नोटिस करने के लिए। तो इस ऑनगोइंग डिबेट का सोल्यूशन क्या हो सकता है? वेल, ये एक मेजर पॉलिसी डिबेट है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बिल्कुल जरूरी हैं। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। Okay, this is a crucial one to practice. Section 43D5 of UAPA bars bail if there are reasonable grounds to believe the accusations are prima facie true. Great. और मिनी रिकैप के लिए यूएपीए का बेल प्रोविजन इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर प्रीमा फेसी केस एग्जिस्ट करता है तो बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे अक्सर बिना ट्रायल के लंबी कैद होती है। ऑलराइट, अगला टॉपिक एक और बहुत कंट्रोवर्शियल और वाइडली डिस्कस्ड लॉ, सेक्शन 498A, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी, जो अब बीएनएस में सेक्शन 85 है। एक लॉ है जो एक औरत पर उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स द्वारा की गई क्रूअल्टी, स्पेशली डाउरी से जुड़ी, को पिनलाइज करता है। और एक रीसेंट रियल लाइफ एग्जांपल ने इसको फिर से न्यूज में ला दिया है। शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल 2024 केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट या कोअर्सिव एक्शन को एक पीरियड के लिए सस्पेंड करने के आइडिया को एंडोर्स किया है। अच्छा, इससे इस लॉ के मिसयूज पर जो डिबेट है वो फिर से शुरू हो गई है। चलिए इसकी डिटेल्स में जाते हैं कंटेंट डिस्कशन के साथ। सेक्शन 490A हमेशा से एक डबल एज स्वॉर्ड रहा है। एक तरफ ये औरतों को डोमेस्टिक क्रूअल्टी से बचाने वाला एक इंपॉर्टेंट शील्ड है, दूसरी तरफ इस पर हमेशा से मिसयूज के एलिगेशंस लगते रहे हैं कि इससे हैरेसमेंट के टूल की तरह यूज किया जाता है। लेट्स अनपैक दिस। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये सेक्शन 1983 में ऐड किया गया था टू फाइट द टेरिबल मेनेस ऑफ डाउरी डेथ्स एंड डोमेस्टिक क्रूअल्टी। पनिशमेंट 3 साल तक की जेल प्लस फाइन है। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। इस लॉ के अंदर क्रूएलिटी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। इसमें डाउरी हरासमेंट, किसी औरत को सुसाइड के लिए उकसाना और उसकी लाइफ या हेल्थ को ग्रेव इंजरी पहुंचाना सब शामिल है। ओके, अब इसके मिसयूज को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 महीने का कूल ऑफ पीरियड डायरेक्ट किया था, जिसमें कोई अरेस्ट ना हो, और उन्होंने फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनाने का सुझाव दिया था टू मीडिएट। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया है। हाँ, एससी ने भी इस अप्रोच को इंडोर्स किया है, लेकिन क्रिटिक्स अब इसे ब्लैंकेट प्रोटेक्शन फॉर द एक्यूज्ड की तरह देख रहे हैं कि इससे जेन्युइन विक्टिम्स के लिए लॉ कमजोर हो सकता है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये विमेंस राइट्स वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी की एक क्लासिक डिबेट बन गई है। यूपीएससी मेंस में इस पर डायरेक्ट सवाल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, और प्रीलिम्स के लिए नया बीएनएस सेक्शन नंबर यानी सेक्शन 85 और लैंडमार्क केस शिवांगी बंसल याद रखना जरूरी है। और इसका कंक्लूजन ये है कि असली चैलेंज जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना है, बिना इस लॉ को हरासमेंट का हथियार बनने दिए। ये डेलिकेट बैलेंस ढूंढना ही की है। ठीक है, तो ये कूल ऑफ पीरियड का आखिर मतलब ये है कि कंप्लेंट फाइल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन या अरेस्ट नहीं करेगी। करेक्ट। पहले एक फैमिली वेलफेयर कमेटी मामले को देखेगी। ये एक तरह की प्री इन्वेस्टिगेशन, काउंसलिंग या मीडिएशन की कोशिश है, इससे पहले कि पूरी पुलिस मशीनरी इन्वॉल्व हो। और क्रिटिक्स इसे ब्लैंकेट प्रोटेक्शन फॉर द अक्यूज्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि इस डिले से एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, अक्यूज को विक्टिम पर प्रेशर डालने या बच निकलने का टाइम मिल जाएगा, और आखिरकार उन औरतों के लिए जस्टिस में देरी होगी जो सच में खतरे में है। अच्छा, बीएनएस में इसका नया नंबर सेक्शन 85 है, इसे 498A से कैसे याद रखें? देखो, कुछ नंबर कनेक्शंस मुश्किल होते हैं। 4 + 9 + 8 = 21, 8 + 5 = 13। ये वर्क नहीं करेगा। कुछ चीजों के लिए सिंपल रूट लर्निंग बेस्ट है, तो बस इसे 5 बार रिपीट करो। 498A is now 85, 498A is now 85। ये दिमाग में बैठ जाएगा। इन फैमिली वेलफेयर कमेटीज में कौन लोग होंगे? आमतौर पर इसमें सोशल वर्कर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सोसाइटी के दूसरे रिस्पेक्टेड मेंबर्स होते हैं। आइडिया यह है कि एक न्यूट्रल, नॉन पुलिस बॉडी पहले मामले को एक सोशल पर्सपेक्टिव से देखे। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे इंडिया में अप्लाई होगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का इंडोर्समेंट इसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बनाता है, जिसे पूरे इंडिया की लोअर कोर्ट्स अब फॉलो करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्यों का टाइम है। The Supreme Court has endorsed a cool-off period in Section 498A cases, now Section 85 of BNS, to prevent misuse. एक्सीलेंट। और मिनी रिकैप। सेक्शन 498A के मिसयूज को रोकने के लिए कोर्ट्स अरेस्ट से पहले कूल ऑफ पीरियड को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अक्यूज्ड के लिए ब्लैंकेट प्रोटेक्शन कहकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हे, रुको एक मिनट। ये समझ आ रहा है ना कि कैसे एक लॉ के 2 साइड होते हैं, कैसे प्रोटेक्शन और मिसयूज के बीच एक फाइन लाइन होती है। यही है द डीप डाइव का मैजिक। अगर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान, एनर्जेटिक तरीके से समझना पसंद है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ
नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि कोई भी ऐसी इंसाइटफुल डिस्कशन मिस ना हो। और अगर ये डिस्कशन सच में वैल्यू ऐड कर रही है तो सुपर थैंक्स यूज करके हमें सपोर्ट जरूर करना। इट रियली रियली हेल्प्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक ऐसे फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो सबको पता होना चाहिए। प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये क्या है? ये वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है जो सिविल केसेस में यूज होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको बस ये प्रूफ करना है कि आपका क्लेम मोर लाइकली देन नॉट सच है। हाँ, इससे ऐसे सोचो कि आपको बस स्केल्स को 51% पर टिप करना है। ये क्रिमिनल केसेस में यूज होने वाले स्टैंडर्ड बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट से बहुत बहुत कम स्ट्रिक्ट है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो लोगों के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। केस जीतने के लिए आपको बस कोर्ट को ये कन्विंस करना है कि प्रॉपर्टी आपकी होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है। बिल्कुल, आपको हर शक को मिटाने की जरूरत नहीं है, जैसा एक प्रोसिक्यूटर को मर्डर केस में करना पड़ता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कंटेंट डिस्कशन। किसी भी जस्टिस सिस्टम में प्रूफ का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये केस के टाइप के हिसाब से बदलता है। चलो इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स को समझें। और ये डिस्टिंक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल केसेस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग अलग होते हैं। एक में आप पैसा या प्रॉपर्टी खो सकते हैं, दूसरे में आप अपनी आज़ादी खो सकते हैं। स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? सिविल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जज का सवाल होता है किस साइड की कहानी ज्यादा प्रोबेबल, ज्यादा बिलीवेबल है। यहां गोल एक रेमेडी है, जैसे फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन या इंजंक्शन। और क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन को अपना केस इतना स्ट्रांगली प्रूव करना होता है कि जज के दिमाग में कोई रीजनेबल डाउट ना बचे। क्योंकि यहाँ किसी की लिबर्टी एट स्टेक है, इसलिए बार बहुत हाई सेट किया गया है। यहाँ गोल पनिशमेंट है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि ये एक फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस सीधा पूछा जा सकता है, और ये अंडरस्टैंडिंग मेंस में अच्छे न्यूआंस्ड आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करती है। तो इसका कंक्लूजन सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है। एक लीगल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ उसके कॉन्सिक्वेंसेस की सीरियसनेस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, ये जो बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट है, क्या हम इसे समझने के लिए परसेंटेज में बोल सकते हैं? लीगली नहीं, लॉयर्स और जजेस परसेंटेजेस से बचते हैं, बट समझने के लिए आप कह सकते हैं कि ये 99% सर्टेनिटी जैसा है। कोई भी लॉजिकल रीजनेबल डाउट नहीं रहना चाहिए, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिविल केस जीतना आसान है? रिलेटिवली हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ काफी कम है। आपको बस दूसरी साइड से थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग होना है। ये कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री के लीगल सिस्टम से लिया है? ये कॉमन लॉ सिस्टम का कॉ पार्ट है जो हमने ब्रिटेन से इनहेरिट किया है। ये यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के लीगल सिस्टम्स की भी नींव है। कोई फेमस केस जहां ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था? यूएस का ओजे सिम्पसन केस इसका क्लासिक ग्लोबल एग्जाम्पल है। वो क्रिमिनल मर्डर ट्रायल में बरी हो गए क्योंकि ज्यूरी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कन्विंस्ड नहीं थी। अच्छा, हाँ। बट बाद में उन्हें सिविल ट्रायल में डेथ्स के लिए लायबल पाया गया, क्योंकि वहां ज्यूरी को बस ये बिलीव करना था कि मोर लाइकली देन नॉट वही रिस्पॉन्सिबल थे। दैट्स अ फैंटास्टिक एग्जांपल। इसको आसानी से याद कैसे रखें? एक सिंपल सा मेमोरी हैक है। सिविल छोटा वर्ड तो इसे चाहिए छोटा प्रूफ, प्रोबेबिलिटीज। क्रिमिनल बड़ा वर्ड तो इसे चाहिए बड़ा प्रूफ, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिंपल है ना? ओके, प्रैक्टिस का टाइम। The standard of proof in civil cases is preponderance of probabilities, while in criminal cases it is beyond a reasonable doubt. परफेक्ट, मिनी रिकैप टाइम। सिविल केसेस में लोअर बर्डन ऑफ प्रूफ मोर लाइकली देन नॉट की जरूरत होती है, जबकि क्रिमिनल केसेस में बहुत हाई ऑलमोस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। अगला है प्रिंसिपल क्रिमिनलाइजेशन, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ पर अक्सर सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ से कम ध्यान जाता है। हाँ, सब्सटैंटिव लॉ व्हाट से डील करता है, यानी क्राइम्स और पनिशमेंट्स क्या है, जबकि प्रोसीजरल लॉ हाउ से डील करता है, यानी एक्शन कैसे लिया जाएगा। और एससी का रूलिंग इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में हाईलाइट करता है कि प्रिंसिपल क्रिमिनलाइजेशन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को फॉलो करने पर डिपेंड करता है, जो अब बीएनएसएस है। इस बीएनएसएस में एक की प्रोविजन है सेक्शन 173(3). ये सेक्शन पुलिस को उन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन में डिस्क्रिशन देता है जिनकी सजा 3 से 7 साल तक है। मतलब तुरंत एफआईआर रजिस्टर करने के बजाय पुलिस 14 दिन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है और चेक कर सकती है कि प्राइमा फेसी केस है या नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इसका एम है अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन और पुलिस ओवररीच को रोकना। और कोर्ट ने इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन की तरह इंटरप्रेट किया, ना कि सिर्फ एक ऑप्शन। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पुलिस ने सेक्शन 173(3) के तहत जरूरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए बिना ही एक्शन लिया था। और इसी बेसिस पर उन्होंने राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एक पोएम पोस्ट करने के लिए एफआईआर को क्वाश कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट पुलिस के केस हैंडल करने के तरीके पर पड़ेगा और सिटीजन्स को जल्दबाजी में की गई अरेस्ट से बचाएगा, स्पेशली फ्री स्पीच से जुड़े मामलों में। यूपीएससी के लिए सेक्शन 173(3) ऑफ बीएनएसएस एक की टेकअवे है। तो कोर आइडिया ये है कि क्रिमिनल जस्टिस में हाउ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना व्हाट। नेक्स्ट अप कुछ बहुत ही रिलेवेंट है आज के टाइम में। E0 एफआईआर, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हाई वैल्यू फाइनेंशियल साइबर क्राइम कंप्लेंट्स, यानी 10 लाख रुपए से ऊपर, को ऑटोमेटिकली एफआईआर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। E0 एफआईआर इनिशिएटिव दिल्ली में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया था।
इसका एम है इन्वेस्टिगेशंस को स्पीड अप करना और साइबर क्रिमिनल्स पर तेजी से क्रैकडाउन करना। ये मूव उन मुश्किलों को एड्रेस करता है जो विक्टिम्स फाइनेंशियल साइबर क्राइम में खोए हुए पैसे को रिकवर करने में फेस करते हैं। प्रोसेस में I4C यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, दिल्ली पुलिस का EFIR सिस्टम और NCRB का CCTNS, इन सब के सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि इस इनिशिएटिव को जल्द ही नेशन वाइड एक्सटेंड किया जाएगा। ये I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 2018 में MHA के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था ताकि नेशनल लेवल पर साइबर क्राइम से जुड़े इश्यूज को कोऑर्डिनेट और एड्रेस किया जा सके। और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो 2019 में शुरू हुआ, विक्टिम्स को अलग-अलग साइबर क्राइम्स रिपोर्ट करने और अपनी कंप्लेंट्स ट्रैक करने की सुविधा देता है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है साइबर फ्रॉड के खिलाफ फास्टर एक्शन। यूपीएससी के लिए इसमें इन्वॉल्व एजेंसीज, I4C, NCRB, MHA और जो सिस्टम्स इंटीग्रेट हो रहे हैं उनको जानना इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, ये फाइनेंशियल साइबर क्राइम से ज्यादा इफेक्टिवली लड़ने के लिए एक टेक ड्रिवन सोल्यूशन है। लेट्स डिस्कस। बायोमेट्रिक्स ऑफ अरेस्टीज, ब्रॉड माइक्रो थीम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। दिल्ली और राजस्थान की पुलिस इंडिया में पहली ऐसी पुलिस फोर्स बन गई हैं जो अरेस्टेड और अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स के बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड, स्टोर और एनालाइज कर रही हैं। बायोमेट्रिक डेटा में फिंगरप्रिंट्स, रेटिना और आइरिस स्कैन शामिल हैं। DNA कलेक्शन अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है क्योंकि फोरेंसिक कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं। ये डेटा कलेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट या CPI एक्ट 2022 के अंदर शुरू हुआ है, जिसे इन 2 स्टेट्स में पायलट बेसिस पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये एक्ट पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को अरेस्टेड इंडिविजुअल्स के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज करने का अधिकार देता है। हालांकि एक्ट में DNA और फेस मैचिंग का साफ-साफ जिक्र नहीं है। NCRB ने स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि ये इंडिया के लगभग 1300 लोकेशंस पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। NCRB ने अलग-अलग सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए SOPs भी फाइनलाइज कर दिए हैं। फॉरेंसिक लैब्स और NCRB ने DNA प्रोफाइलिंग के लिए DNA लोकी पॉइंटर्स भी फाइनलाइज कर लिए हैं। जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो NCRB द्वारा मैनेज किए जा रहे एक सेंट्रल सर्वर पर स्टोर हो रहा है। एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन को मॉडर्नाइज करने में एक बहुत बड़ा कदम है। यूपीएससी के लिए CRPI एक्ट 2022 और NCRB का रोल एज द सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी की पॉइंट्स हैं। इम्पैक्ट ये है कि पुलिसिंग में एक ज्यादा साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच आएगा, लेकिन इससे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट सवाल भी उठते हैं। The CRPI Act of 2022 empowers police to collect biometric data, which is stored on a central server managed by the NCRB. दिल्ली और राजस्थान की पुलिस एक नए कानून के तहत अरेस्टीज से बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने में पायनियर्स हैं, ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में मदद मिल सके। नेक्स्ट, चलो इसके बीच का डिफरेंस क्लियर करते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि SC ने हाल ही में 2 केसेस में इंटरवीन किया जहां हाई कोर्ट्स ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने की अनुमति दी थी, जो एसेंशियली सिविल डिस्प्यूट्स थे। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सिविल लॉ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। इसका गोल रेमेडी है, पनिशमेंट नहीं। हाँ, रेमेडीज में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या इंजंक्शंस शामिल हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस और डिवोर्स। दूसरी तरफ क्रिमिनल लॉ उन ऑफेंसेस से डील करता है जो स्टेट या सोसाइटी के खिलाफ होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ऑफेंडर को पनिश करना और क्राइम को रोकना है। यहाँ स्टेट प्रोसीडिंग्स शुरू करता है और पनिशमेंट्स में फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमने पहले ही डिस्कस किया है। सिविल केसेस के लिए प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज और क्रिमिनल केसेस के लिए बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। एक परसेप्शन है कि सिविल केसेस क्रिमिनल ट्रायल से ज्यादा स्लो होते हैं और डेटा इसे सपोर्ट करता है। 2025 तक 70.17% क्रिमिनल ट्रायल्स 1 साल के अंदर डिस्पोज हो गए, जबकि सिर्फ 37.91% सिविल सूट्स उसी टाइम फ्रेम में रिजॉल्व हुए। ये डिस्टिंक्शन हमारे लीगल सिस्टम के लिए फंडामेंटल है। यूपीएससी के लिए हर एक का ऑब्जेक्टिव, पार्टीज इन्वॉल्व्ड और बर्डन ऑफ प्रूफ समझना क्रूशियल है। Civil law aims for remedy with a preponderance of probability standard, while criminal law aims for punishment with a beyond a reasonable doubt standard. सिविल डिस्प्यूट्स जहां रेमेडी मांगी जाती है और क्रिमिनल केसेस जहां पनिशमेंट मांगी जाती है के बीच की लाइन को रीइंफोर्स कर रही है, जिनके प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ फंडामेंटली अलग है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, Support to poor prisoner scheme. ब्रॉड माइक्रो थीम Broad micro theme. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यूनियन गवर्नमेंट ने चिंता जताई है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये स्कीम, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2023 में लॉन्च किया था, उन गरीब कैदियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से फाइन नहीं दे पाते या बिल नहीं ले पाते। देखिए कैसे काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या DLSA एलिजिबल प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई करती है। ये केसेस एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्पावर्ड कमेटी को फॉरवर्ड किए जाते हैं। ये कमेटी हर केस में 40,000 रुपए तक की रिलीफ रेकमेंड कर सकती है। अंडर ट्रायल्स के लिए बेल श्योरिटी के लिए ये 40,000 रुपीज तक है और कन्विक्टेड प्रिजनर्स के लिए कोर्ट फाइन्स ना दे पाने पर 25,000 रुपए तक है। इन लिमिट से ज्यादा अमाउंट के लिए स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी से अप्रूवल की जरूरत होती है। NCRB फंड डिस्बर्समेंट के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी का काम करती है, लेकिन स्कीम में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, PMLA, UAPA जैसे लॉज के अक्यूज्ड और रेप और डाउरी डेथ्स जैसे हीनियस क्राइम्स के अक्यूज्ड शामिल नहीं है। इसका गोल है जरूरतमंद कैदियों को राहत देना और जेल की भीड़ कम करना। यूपीएससी के लिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल लिमिट्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसके एक्सक्लूजन्स की पॉइंट्स हैं। The Support to Poor Prisoners scheme provides financial aid for bail and fines but excludes those accused under special laws like UAPA and PMLA.
गरीब कैदियों को जेल से बाहर निकालने में मदद करने वाली एक सेंट्रल स्कीम को स्टेट्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जो इंप्लीमेंटेशन में एक गैप को हाईलाइट करता है। चलिए जल्दी से कवर करते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉज, ब्रॉड माइक्रो थीम, ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये एक क्विक लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट है। पुराने क्रिमिनल लॉज रिप्लेस हो गए हैं। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 को बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस कर दिया गया है। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 को बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस कर दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस कर दिया गया है। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस स्टैट्यूट्स का एक कंप्लीट ओवरहॉल है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पुराने लॉ को उसके नए रिप्लेसमेंट से मैच करना एक बहुत लाइकली क्वेश्चन है। The IPC is now the BNS, the CRPC is now the BNSS, and the Evidence Act is now the BSA. इंडिया के 3 कोर क्रिमिनल स्टैट्यूट्स को नए मॉडर्नाइज्ड कोड से रिप्लेस कर दिया गया है। ऑलराइट, अब एक बड़ा सा गियर शिफ्ट, हम अब अपने दूसरे मेजर डिस्कशन एरिया में जा रहे हैं। चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े टेक डेवलपमेंट से करते हैं। ईसीनेट, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, इलेक्शंस। तो ईसीनेट सिंपल शब्दों में क्या है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे सीडाक के साथ मिलकर बनाया गया है। इससे इलेक्शंस में इन्वॉल्व सभी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन समझो, वोटर्स, ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, और इसका एक बहुत रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल है। पहले आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप, कंप्लेंट्स के लिए सी विजिल ऐप और कैंडिडेट डिटेल्स के लिए केवाईसी ऐप, ये सब अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता था। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग था। अब आप बस ईसीनेट यूज करो हर चीज के लिए। वोटर रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट फाइल करना, रियल टाइम वोटर टर्नआउट देखना, सब कुछ एक जगह। ये बेसिकली इंडियन इलेक्शंस के लिए एक सुपर ऐप है। चलिए इसके कंटेंट डिस्कशन में जाते हैं। ये तो गेम चेंजर लग रहा है। इलेक्शन कमीशन अब सीरियसली टेक सेवी हो गया है। ईसीनेट उनका अब तक का शायद सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस डिजिटल मूव है, जिसका एम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉडर्नाइज करना है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले ईसीआई के पास 40 से ज्यादा अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स थे। इससे यूजर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन होता था और ऑफिशियल्स के लिए डेटा मैनेजमेंट एक नाइटमेयर था। ईसीनेट इन सबको रिप्लेस और इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आते हैं इसके कोर लॉजिक पर। पहला, इंटीग्रेशन। ये वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, सुविधा 2.0 और सक्षम जैसे 40 से ज्यादा अलग अलग एप्लीकेशंस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाता है। वाओ। दूसरा, डेटा एंट्री। सिर्फ ऑथराइज्ड ईसीआई ऑफिशियल्स ही डेटा एंटर कर सकते हैं, जिससे ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी इंश्योर होती है। तीसरा, और ये बहुत कूल है, रियल टाइम टर्नआउट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अब हर 2 घंटे में पोलिंग स्टेशन से टर्नआउट फिगर्स डायरेक्ट ऐप में एंटर करेंगे। अब अपडेट्स के लिए 4-5 घंटे वेट नहीं करना पड़ेगा। और वोटर्स के लिए क्या सर्विसेज हैं? वोटर्स के लिए सर्विसेज की लिस्ट बहुत लंबी है। आप वोटर लिस्ट में अपना नाम, अपने मोबाइल नंबर, एपिक नंबर या सिर्फ अपने नाम से सर्च कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन, डिलीशन या करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना आधार लिंक कर सकते हैं, अपना पोलिंग बूथ लोकेट कर सकते हैं, अपने बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डिजिटल एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फाइल की हुई कंप्लेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटा क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। रजिस्ट्रार जनरल के डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा के साथ इंटीग्रेट करके डिसीज्ड वोटर्स के नाम ऑटोमेटिकली हटा देता है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तो सबके लिए इमेंस ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस है। यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस के लिए ईसीनेट का डेवलपिंग पार्टनर यानी सीडाक याद रखना जरूरी है। इसके की फीचर्स जैसे इंटीग्रेशन और रियल टाइम डेटा और कुछ ऐप्स के नाम जिन्हें रिप्लेस कर रहा है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ईसीनेट इंडिया के विशाल इलेक्टोरल प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक क्विक क्वेश्चन, सीडाक का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया की प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर ऐप में एंटर किए गए डेटा और फिजिकल स्टैट्यूटरी फॉर्म के डेटा में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो? बहुत अच्छा सवाल। सोर्स मटेरियल इस पर बहुत क्लियर है। उसमें लिखा है द स्टैट्यूटरी फॉर्म डेटा विल प्रिवेल। तो फिजिकल रिकॉर्ड अभी भी लीगल किंग है। ऐप एफिशिएंसी के लिए एक टूल है, बट फाइनल अथॉरिटी कागजी रिकॉर्ड की ही है। ये जो रियल टाइम टर्नआउट डेटा हर 2 घंटे में अपडेट होगा, इसका असली फायदा क्या है? इससे अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसपेरेंसी आती है। मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता सब नियर रियल टाइम वोटिंग ट्रेंड्स देख सकते हैं। इससे अफवाहें कम होती हैं और प्रोसेस में ट्रस्ट बढ़ता है। इसके नाम ईसीनेट को याद रखने की कोई इजी ट्रिक है? बिल्कुल, इसे बस ब्रेक डाउन कर लो। ECInet is equals to ECI plus net for network। ये ECI का पूरा नेटवर्क है, सब एक जगह। सिंपल। और क्या इस नए सिस्टम से डुप्लीकेट या फ्रॉडुलेंट वोटर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सिस्टम डुप्लीकेट या मिसिंग एंट्रीज को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली डिटेक्ट कर सकता है और आधार और RGI के डेथ डेटा के साथ इंटीग्रेशन से इलेक्टोरल रोल्स को साफ करने में काफी मदद मिलेगी। ओके, इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करने का टाइम है। ECInet is an integrated platform by ECI and CDAC, replacing over 40 existing applications to streamline the electoral process. परफेक्ट। और मिनी रिकैप, देखिए सीनेट ECI का नया सुपर ऐप है जो सभी इलेक्टोरल सर्विसेज को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर कंबाइन करता है, जिससे रियल टाइम डेटा, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस मिलने का वादा है। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट इलेक्शन अपडेट्स देखते हैं। रिलेटेड न्यूज, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम इलेक्शंस। पहला, हर पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम इलेक्टर्स की संख्या
1500 से घटाकर 1200 कर दी गई है। हाँ, और गेटेड कम्युनिटीज और हाई राइजेस में एडिशनल पोलिंग बूथ्स सेटअप किए जाएंगे ताकि वोटिंग और एक्सेसिबल हो सके। ECI का एम ये भी है कि किसी भी वोटर को वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल न करना पड़े, और वोटर स्लिप्स को भी बेहतर क्लैरिटी के लिए रीडिजाइन किया गया है। मोबाइल फोन्स को लेकर भी नए इंस्ट्रक्शंस हैं। पोलिंग स्टेशंस के 100 मीटर के अंदर उन्हें परमिट किया जाएगा, लेकिन स्विच ऑफ मोड में। पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, एज पर रूल 49M ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961। ACI ने कैनवसिंग नॉर्म्स को भी रैशनलाइज किया है। पोल डे पर पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के इलेक्शनियरिंग को डिसअलाउ किया गया है। ये चेंजेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अनुसार हैं। ये छोटे लेकिन वोटिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने वाले सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। यूपीएससी के लिए रूल 49M और पोलिंग स्टेशन पर नया इलेक्टर लिमिट याद रखने लायक अच्छे फैक्ट्स हैं। New election norms limit polling stations to 1,200 electors and restrict mobile phones inside the booth under Rule 49M. ECI ने पोलिंग को स्मूदर और वोटर फ्रेंडली बनाने के लिए कई माइक्रो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अब चलिए बात करते हैं नोटा, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम इलेक्शंस। ये न्यूज में एक PIL की वजह से है, जिसमें नोटा यानी नन ऑफ द अबव को हर इलेक्शन में, यहां तक कि सिंगल कैंडिडेट कॉन्टेस्ट्स में भी एक मैंडेटरी ऑप्शन बनाने की मांग की गई है। नोटा से पहले कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 का रूल 49O था। इसके तहत अगर कोई वोटर वोट ना करने का फैसला करता तो उसके नाम के आगे एक रिमार्क लिखा जाता और उसे साइन करना पड़ता था, तो कोई प्राइवेसी नहीं थी। नोटा को 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL द्वारा फाइल की गई एक PIL के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें सीक्रेसी बनाए रखते हुए वोट ना करने के अधिकार की वकालत की गई थी। EC अनकंटेस्टेड इलेक्शंस में कंपल्सरी नोटा इंक्लूजन का विरोध करता है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि 1971 से सिर्फ 6 अनकंटेस्टेड लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं। पिछले 3 लोकसभा इलेक्शंस में लगभग 1% वोटर्स ने नोटा चुना। ये वोटर चॉइस वर्सेस प्रोसीजरल प्रैक्टिकलिटी की एक डिबेट है। यूपीएससी के लिए 2013 का जजमेंट, PUCL का रोल और रूल 49O इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं। Nota was introduced in 2013 to replace the non-secretive Rule 49O, ensuring a voter's right to reject all candidates with privacy. एक PIL नोटा का स्कोप बढ़ाना चाहती है, लेकिन EC के पास प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस हैं जो इस इलेक्टरल ऑप्शन के ऑनगोइंग एवोल्यूशन को हाईलाइट करता है। चलिए एक ऐसी चीज डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं Index cards. ब्रॉड माइक्रो थीम। Broad micro theme. Elections. EC ने इंडेक्स कार्ड्स जनरेट करने के मैकेनिज्म को अपग्रेड किया है, जिससे ये और ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। ये हैं क्या? इंडेक्स कार्ड्स लोकसभा इलेक्शंस के लिए लगभग 35 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स और स्टेट असेंबली पोल्स के लिए 14 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जनरेट करने का फाउंडेशन बनाते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्शन एनालिसिस के लिए बैकएंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। टेक अपग्रेड का मतलब है कि ये प्रोसेस अब फास्टर और ज्यादा एक्यूरेट है। यूपीएससी के लिए ये ECI के अपने प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करने के कंटिन्यूअस एफर्ट्स का एक अच्छा एग्जांपल है। Index cards are the foundational data sets for generating statistical reports for Lok Sabha and Assembly elections. ECI ऑफिशियल इलेक्शन रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज होने वाले बैकएंड डेटा कलेक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। Next, the Model Code of Conduct. ब्रॉड माइक्रो थीम Broad micro theme. इलेक्शंस। ये पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए नॉर्म्स का एक सेट है जो पार्टीज के बीच आपस में कंसेंसस से इवॉल्व हुआ है। इंपॉर्टेंटली, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। MCC उस पल से ऑपरेशनल हो जाता है जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, और तब तक रहता है जब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो जाते। सत्ता में जो पार्टियां हैं उनके लिए ये नए फाइनेंशियल ग्रांट्स अनाउंस करना, नए प्रोजेक्ट्स का वादा करना या फाउंडेशन स्टोन्स रखना जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रोहिबिट करता है। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोग्राम्स के अंडर ग्रांट्स या डिस्बर्समेंट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। MCC इंडियन इलेक्शंस में मॉरल सुएजन का एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। यूपीएससी के लिए की पॉइंट्स ये हैं कि ये लॉ नहीं है, ये कंसेंसस पर बेस्ड है, और ये कब से इफेक्ट में आता है ये जानना जरूरी है। The Model Code of Conduct is a non-legally binding set of norms based on party consensus that governs election campaigns. MCC एक पावरफुल कंसेंसस बेस्ड एथिकल कोड है जो इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के कंडक्ट को गवर्न करता है, भले ही ये कानून ना हो। अब एक मेजर टॉपिक Sure. और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ब्रॉड माइक्रो थीम। Broad micro theme elections. ECI ने बिहार में इलेक्टोरल रोल्स का एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है। वहां 2004 के बाद ये पहला ऐसा एक्सरसाइज है। SIR क्या है? ये वोटर लिस्ट का एक कंप्लीट ओवरहॉल है। बिहार में इसकी जरूरत अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और डुप्लीकेट एंट्रीज जैसे फैक्टर्स के कारण थी। आर्टिकल 324 के अंडर ECI के पास इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन को सुपरवाइज करने की अथॉरिटी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21 जब जस्टिफाइड हो स्पेशल रिविजन्स की अनुमति देता है। की डिफरेंस ये है कि 2003 का SIR डोर टू डोर था, जबकि 2025 के SIR में हर इलेक्टर को प्रूफ्स के साथ एक एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। ये इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। यूपीएससी के लिए आर्टिकल 324 और RP एक्ट 1950 का सेक्शन 21 याद रखने के लिए क्रूशियल लीगल प्रोविजंस हैं। A special intensive revision under the ECI's authority from Article 324 is a comprehensive update of electoral rolls as is currently happening in Bihar. बिहार 2 दशकों से ज्यादा समय में पहली बार अपनी वोटर लिस्ट्स को साफ करने के लिए एक मैसिव एक्सरसाइज से गुजर रहा है, जिसमें हर वोटर को अपनी डिटेल्स रीसबमिट करनी होंगी।
इससे हम एक रिलेटेड इशू पर आते हैं, माइग्रेंट वोटिंग, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, इलेक्शंस। इंडिया में इंटरनल माइग्रेंट्स के लिए रिमोट वोटिंग का भी कोई नेशनल मैकेनिज्म नहीं है, ईसीआई के 2024 के प्रपोजल के बावजूद। एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या आरवीएम को 2023 में 72 कंस्टिट्यूएंसीज में पायलट किया गया था, लेकिन इसने पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चिंताएं पैदा की। एक ऑल्टरनेटिव सजेशन है पोस्टल बैलेट सिस्टम को एक्सटेंड करना, जो अभी आर्म्ड फोर्सेस के लिए अवेलेबल है, माइग्रेंट्स के लिए एक एडवांस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। ये वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का एक क्रिटिकल इशू है। यूपीएससी के लिए आरवीएम प्रपोजल और पोस्टल बैलेट ऑल्टरनेटिव के बारे में जानना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है। India is exploring options like remote EVMs and extending postal ballots to enable voting for internal migrants. जबकि डिसएनफ्रेंचाइज्ड माइग्रेंट वोटर्स की समस्या को माना जाता है, रिमोट वोटिंग जैसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, अब इसके निटी ग्रिटी में जाते हैं। SIR facts, broad micro theme। ब्रॉड माइक्रो थीम, इलेक्शंस। चलिए इस रिवीजन के रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। 2003 से पहले के वोटर्स पुराने रोल का एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन 2003 के बाद के वोटर्स को बर्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। हाँ, आपको अपनी डेट और प्लेस ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए 12 प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कम एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और यहाँ सिटीजनशिप प्रूफ के बारे में चीजें बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं। जो लोग इंडिया में 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी डेट या प्लेस ऑफ बर्थ एस्टैब्लिश करने के लिए लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जो लोग इंडिया में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा जो उनके एक पेरेंट की डेट और या प्लेस ऑफ बर्थ एस्टैब्लिश करता हो। और जो लोग इंडिया में 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें अपने दोनों पेरेंट्स की डेट और या प्लेस ऑफ बर्थ एस्टैब्लिश करने वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ये कैटेगरी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पर बेस्ड है। और अगर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या ईआरओ फील्ड वेरिफिकेशन, बीएलओ रिपोर्ट्स या गांव के मुखिया के टेस्टिमोनियल्स के बेसिस पर इंक्लूजन पर डिसाइड करने के लिए एम्पावर्ड है। पेरेंट्स या सरपंच से एक ओथ भी एज प्रूफ का काम कर सकती है। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। यूपीएससी के लिए बर्थ डेट के बेसिस पर ये अलग-अलग सिटीजनशिप प्रूफ रिक्वायरमेंट्स और ईआरओ की डिस्क्रिशनरी पावर को समझना क्रूशियल है। This SIR in Bihar requires different sets of documents to prove citizenship based on whether a person was born before 1987, between 1987 and 2004, or after 2004. बिहार सिर ने सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए स्ट्रिंजेंट और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस की हैं, अलग-अलग एज कोहॉर्ट्स के लिए अलग-अलग रूल्स के साथ। और ये डिसीजंस कौन ले रहा है? चलिए देखते हैं। Legal and administrative framework. ब्रॉड माइक्रो थीम, इलेक्शंस। ईआरओस को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 13B के तहत अपॉइंट किया जाता है। आमतौर पर ये सिविल सर्विस या रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सब डिविजनल ऑफिसर्स। बिहार में वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं। आधार के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, शुरुआत में इसे इस प्रोसेस के लिए सिटीजनशिप या बर्थ का वैलिड प्रूफ नहीं माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईसीई को आधार को 12th वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने का निर्देश दिया। और ECI का फॉर्म 6 जो नए इलेक्टर्स रजिस्टर करने के लिए यूज होता है, पहले सिर्फ एक साइंड डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप मांगता था। बिहार रिवीजन के लिए ECI ने एक नया डिक्लेरेशन फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसमें सिटीजनशिप का प्रूफ जरूरी है। ये इलेक्शन प्रोसेस के एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन को हाईलाइट करता है। यूपीएससी के लिए ईआरओ का रोल और आधार का एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट इवॉल्व आवर लीगल स्टेटस इंपॉर्टेंट है। EROs appointed under the RP Act have the authority to verify voter eligibility, and the SC has mandated the acceptance of Aadhaar as a valid document. लीगल फ्रेमवर्क ईआरओस को सिग्निफिकेंट अथॉरिटी देता है और जुडिशरी ने आधार जैसे एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स के स्कोप को डिफाइन करने के लिए इंटरवीन किया है। Finally, चलिए इसका एक क्विक रिकैप करते हैं। रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल रूल्स, ब्रॉड माइक्रो थीम। ब्रॉड माइक्रो थीम, इलेक्शंस। तो इसके लीगल बेसिस को सम अप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324(1) ईसीआई को इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन को सुपरवाइज करने का अधिकार देता है। RPA का सेक्शन 21(3) ECI को किसी भी समय स्पेशल रिवीजन ऑर्डर करने की अनुमति देता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत रिविजन्स इंटेंसिव, समरी या दोनों हो सकते हैं। हाँ, इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है एक फ्रेश रोल बनाना, जो बिहार में हो रहा है, जबकि समरी रिवीजन में सिर्फ एग्जिस्टिंग रोल को अमेंड किया जाता है। ये इलीगल फ्रेमवर्क ECI को वोटर लिस्ट्स की एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और पावर देता है, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस की नींव है। The ECI is conducting an intensive revision in Bihar, creating a fresh electoral roll using powers granted by Article 324 and the RP Act. ECI बिहार के इलेक्टोरल रोल्स की एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी पावर्स का यूज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। फ्यू, तो आज हमने एक जबरदस्त गहरी चर्चा की। हमने इंडिया के जस्टिस और इलेक्शन सिस्टम्स के कुछ सबसे क्रिटिकल मॉडर्न चैलेंजेस और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को डिकोड किया है। हाँ, ये एक मैसिव सेशन था। हमने 2 ब्रॉड थीम्स कवर किए। हाँ, ये एक मैसिव सेशन था। हमने 2 ब्रॉड थीम्स कवर किए। पहला, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमने देखा कि नए क्रिमिनल लॉज टेक्नोलॉजी जैसे ई-साक्ष्य और बायोमेट्रिक्स को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमने यूएपीए जैसे स्ट्रिक्ट लॉज में बेल पाने की कड़ी चुनौतियों को समझा, सेक्शन 498A के आसपास की तेज बहस को देखा और सिविल वर्सेस क्रिमिनल केसेस के फंडामेंटल डिफरेंस को जाना, उनके अलग-अलग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ के साथ। और हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स स्कीम को भी कवर किया। और दूसरा, इलेक्शंस। हमने ECI के रेवोल्यूशनरी ऑल इन वन ऐप ECNet के अमेजिंग फीचर्स को एक्सप्लोर किया। हमने नोटा के पीछे की लीगल और फिलोसॉफिकल लड़ाई देखी और बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए समझा कि इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना और सिटीजनशिप प्रूफ करना कितना
कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, स्पेशली नए डॉक्यूमेंटेशन रूल्स के साथ। और जाते जाते हम एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे कि बायोमेट्रिक्स, EFIRs और यहाँ तक कि रिमोट वोटिंग मशीन्स हमारे जस्टिस और इलेक्शन सिस्टम्स में गहराई से जुड़ रही हैं, क्या हम एफिशिएंसी और स्पीड के लिए प्राइवेसी और ड्यू प्रोसेस जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करने का रिस्क ले रहे हैं? कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए लाइन बिटवीन अ स्मार्ट स्टेट एंड अ सर्वेलेंस स्टेट? इस पर सोचना जरूर। अगली बार तक के लिए कीप डाइविंग डीप। हेलो एंड वेलकम बैक। इमेजिन कीजिए आप अपने फोन से वोट डाल रहे हैं, या फिर एआई आपके गांव की मीटिंग के मिनट्स खुद ब खुद बना रहा है। कूल है ना? बिल्कुल। आज हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग इलेक्ट्रल इनोवेशंस, लोकल गवर्नेंस के नए टूल्स और इंडिया के सबसे बड़े डेटा एक्सरसाइज सेंसस की गहराई में उतरेंगे। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, हम लोग ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि इन सब चीज़ों का डेमोक्रेसी पर, आपके हमारे वोटिंग राइट्स पर और देश की पॉलिसी मेकिंग पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस पूरी पिक्चर को डिकोड करते हैं। लेट्स डू इट। Let's start with the first topic. Topic 1. Bihar becomes first state to use mobile app for voting. ब्रॉड माइक्रो थीम, टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस। सोचो, वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ्स जाने की जरूरत ही ना पड़े। बिहार ने इस डायरेक्शन में एक सॉलिड कदम उठाया है। हाँ, ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी साउंड करता है। बेसिकली बिहार ने म्युनिसिपल बाईपोल्स में मोबाइल फोन वोटिंग को पायलट किया एंड इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। ये एक गेम चेंजर हो सकता है आगे जाकर। राइट। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाइए ना, मतलब किसके लिए ये सबसे जरूरी है? बिल्कुल। इमेजिन एक 85 इयर्स के सीनियर सिटीजन है या एक प्रेग्नेंट वुमन जो आसानी से पोलिंग बूथ नहीं जा सकती। हाँ, उनके लिए तो काफी मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। इस ऐप के जरिए वो अपने घर से ही आराम से वोट कर पाएं। फंडामेंटली डेमोक्रेसी को उनके दरवाजे तक ले जाना। दैट्स अ पावरफुल थॉट। तो इसके कंटेंट डिस्कशन में थोड़ा और डीप जाते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, वोटिंग हमारी डेमोक्रेटिक ड्यूटी है, लेकिन कई बार एक्सेस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिहार का ये स्टेप उसी चैलेंज को डायरेक्टली एड्रेस करता है। और इसका बैकग्राउंड क्या था? मतलब ये सुविधा सबके लिए थी? नहीं, ये टारगेटेड थी। ये सुविधा सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्ड पर्सन्स और प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई। वोटर्स स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या एक स्पेशल ऐप से वोट कर सकते थे। तो साफ है कि इंक्लूजन एक बड़ा मोटिव था। गॉट इट। अब आते हैं इसके कोर लॉजिक पर। ये ऐप काम कैसे करता था? तो एलिजिबल वोटर्स को सीडैक द्वारा बनाया गया ECEBHR ऐप इंस्टॉल करना था। ये नाम याद रखना, सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये गवर्नमेंट की प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है। सीडैक, ठीक है। और वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस था? ऐप को यूज करने के लिए वोटर्स को अपना मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट से लिंक करना जरूरी था। पहला स्टेप। सिंपल, लेकिन सिक्योरिटी सबसे बड़ा सवाल। एक मोबाइल से मल्टीपल वोट्स। हाँ, इसका भी सोचा गया। एक मोबाइल नंबर से 2 वोटर्स लॉगिन कर सकते थे, बट इसके लिए प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थी, जिसमें वोटर आईडी, ब्लॉकचेन, फेस मैचिंग और स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इट वाज अ वेरी सिक्योर प्रोसेस। वाओ, ब्लॉकचेन तक? ये तो काफी हाईटेक है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है? और ऑफ कोर्स UPSC प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, इम्पैक्ट ये है कि ये टेक्नोलॉजी वोटिंग एक्सेसिबिलिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकती है। प्रीलिम्स में सीडैक का रोल, ब्लॉकचेन इन वोटिंग और आर्टिकल 243 के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, उस पर सीधा सवाल बन सकता है। ओके, टू कंक्लूड, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। Yes, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, बट इट शोज द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक आवर इलेक्टोरल प्रोसेस मोर इंक्लूसिव एंड वेल मॉडर्न। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं इस पर, थोड़ा ड्रिल डाउन करने के लिए। हाँ। अच्छा, तो ये ऐप किसने बनाया था? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। बिल्कुल, इट वाज मेड बाय सीडैक। और याद रखने का तरीका, C फॉर कंप्यूटराइज्ड वोटिंग, सिंपल। नाइस ट्रिक। Yeah. और ये 1 मोबाइल 2 वोटर्स वाला फीचर, इसमें सिक्योरिटी का क्या? दोबारा बताइए। एक्सीलेंट क्वेश्चन। सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड थी। 3 चीजें याद रखो, वोटर आईडी, ब्लॉकचेन और फेस मैचिंग। इट वाजंट सिंपल। ये टर्म्स नोट कर लेने चाहिए। राइट, तो क्या ये सिस्टम नेशन वाइड यूज हो सकता है? इसका पोटेंशियल है? पोटेंशियल तो बिल्कुल है, बट स्केलेबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी और साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। ये मेंस के लिए एक सॉलिड पॉइंट बन सकता है। और ये सुविधा किस किस के लिए थी? स्पेसिफिक ग्रुप्स, राइट? यस, बिल्कुल। टारगेटेड ग्रुप्स थे, सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्ड पर्सन्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। फोकस ऑन वल्नरेबल वोटर्स था। गॉट इट। और स्टेट लेवल इलेक्शंस के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है? लेट्स रिवाइज। स्टेट इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 के। सिंपल है, याद रखना। ग्रेट। चलिए अब प्रैक्टिस क्यू। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग बिहार यूज्ड द सीडैक डेवलप्ड ECIBHR ऐप फॉर मोबाइल वोटिंग टारगेटिंग सीनियर सिटीजंस, डिसेबल्ड पर्सन्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। और अब एक मिनी रिकैप। In short, Bihar pioneered mobile voting for local polls, increasing accessibility through secure technology. परफेक्ट। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक 2, MDCEI, मल्टी डिपार्टमेंटल कमिटी ऑन इलेक्शन इंटेलिजेंस। Broad micro theme, ensuring free and fair elections. सही। इलेक्शंस में पैसा, दारू और फ्रीबीज का खेल कैसे रोका जाता है? इसके लिए एंटर द सुपर स्क्वाड, MDCEI। बिल्कुल, MDCEI यानी मल्टी डिपार्टमेंटल कमिटी ऑन इलेक्शन इंटेलिजेंस। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा रीएक्टिवेट की गई एक हाई पावर्ड कमिटी है, जिसका काम इलेक्शंस को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाली चीजों पर नजर रखना है। एक एग्जाम्पल से समझाइए।
ये काम कैसे करती है? इमेजिन कीजिए इलेक्शन से ठीक पहले कहीं पर कैश या लिकर बांटा जा रहा है। हाँ, ये तो होता है। तो MDCEI में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी CBDT से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB तक के एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज को रियल टाइम में ट्रैक करके रोक सकते हैं। इट्स लाइक एन एवेंजर्स टीम फॉर इलेक्शंस। अवेंजर्स फॉर इलेक्शंस, आई लाइक दैट। ठीक है, तो इसका कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस सिर्फ वोटिंग डे पर नहीं बल्कि उससे पहले के लेवल प्लेइंग फील्ड पर डिपेंड करते हैं। MDCEI यही इंश्योर करती है। ये आने वाले स्टेट इलेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैकग्राउंड, Yeah. इसको रीएक्टिवेट किया गया है ना? हाँ, इस कमेटी को 6 साल बाद रीएक्टिवेट किया गया है। इसका एम है मनी पावर, लिकर, ड्रग्स और फ्रीबीज के यूज को कर्ब करना। ये एक रिन्यूड फोकस दिखाता है। कोर लॉजिक पर आते हैं। हाँ। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें 17 अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एजेंसी शामिल हैं। 17। 17 वाओ, कुछ की एजेंसीज के नाम बता सकते हैं याद रखने के लिए? जरूर। की एजेंसीज में फॉर एग्जांपल CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBIC फॉर मनी ट्रैकिंग, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फॉर ड्रग्स और RPF, CISF, BSF जैसे फोर्सेज फॉर लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी। इवन RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भी इसका पार्ट है। दिस इज ह्यूज। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है और प्रीलिम्स रेलेवेंस? एजेंसी कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। UPSC प्रीलिम्स में MDCI का फुल फॉर्म या इसकी मेंबर एजेंसीज के बारे में पूछा जा सकता है। और कंक्लूजन? MDCI shows a proactive approach by the ECI to tackle the menace of illegal inducements in elections. Plain and simple. ठीक है, अब इस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। इस कमेटी को कितने साल बाद रीएक्टिवेट किया गया? 6 साल बाद। It signifies a renewed focus on curbing electoral malpractices. ये नंबर 6 याद रखना। Okay. Can you name 3-4 key agencies in NDCI? Let's try to memorize. जरूर। Think of it in categories. For money, ED, CBDT. For drugs, NCB. For security, BSF, CISF. ऐसे categories में याद रखना आसान है। Money, drug, security. Great. इसका main objective क्या है? In one line. To curb the use of money, liquor, drugs and freebies to influence voters. Simple and direct. Total कितनी agencies हैं इसमें? फिर से. 17 departments and agencies. एक specific number है, so it's a potential prelims fact. Good to remember. और ये किसका initiative है? ECI का या government का? ये Election Commission of India यानी ECI का initiative है। They reactivated it. Ownership clear होना चाहिए। Perfect. अब practice cue. Pause and practice saying, the MDCEI, reactivated by the ECI, comprises 17 agencies like ED, NCB, and CBDT to curb illegal inducements in elections. और mini recap. In short, MDCEI is a multi-agency task force to keep elections clean from the influence of money and muscle power. Great. अगला topic. Topic 3. EC bars print ads on poll eve and voting day. Broad micro theme. Regulating election campaigning. क्या आपको पता है? इलेक्शन डे पर न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल एड छपने से पहले स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स सख्त कर दिए हैं जिसके तहत पोल ईव यानी वोटिंग से एक दिन पहले और वोटिंग डे पर बिना प्री सर्टिफिकेशन के कोई भी प्रिंट एड पब्लिश नहीं हो सकता। रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसकी इंपॉर्टेंस समझाइए। मान लीजिए एक पार्टी लास्ट मिनट पर एक मिसलीडिंग एड देकर वोटर्स को कंफ्यूज करना चाहती है। अच्छा। इस रूल की वजह से उस एड को पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी या MCMC से चेक कराना पड़ेगा। ये कमेटी ऐसी कोशिशों को रोक सकती है। MCMC, ओके। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। इंट्रोडक्शन। देखिए, लास्ट मिनट कैंपेनिंग वोटर्स को अनफेयरली इन्फ्लुएंस कर सकती है। ECI के ये रूल्स उसी साइलेंस पीरियड की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए हैं। और इसका बैकग्राउंड? ये रूल किस पर लागू होता है? ये रूल पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और इवन इंडिविजुअल्स सब पर लागू होता है। द गोल इज टू प्रिवेंट लास्ट मिनट प्रोपेगेंडा। गॉट इट। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। ये प्री सर्टिफिकेशन तो MCMC करती है, इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए क्या है? हाँ, सोशल मीडिया स्क्रूटिनी भी है। कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करते वक्त अपने सारे ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट्स डिक्लेयर करने होते हैं। इससे उनके ऑनलाइन एड्स पर भी नजर रखी जाती है। और खर्च का क्या? एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग? पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल मीडिया पर किए गए कैंपेन खर्च का स्टेटमेंट इलेक्शन के 75 दिन के अंदर ECI को सबमिट करना होता है। लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, है ना? बिल्कुल। डिजिटल स्पेंडिंग की रिपोर्टिंग अक्सर एम्बिग्युअस होती है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी फेसबुक को पेमेंट दिखा देती है पर यह नहीं बताती कि आखिर किस स्पेसिफिक एंटिटी या पेज के लिए खर्च हुआ। अच्छा, ये तो बड़ा लूप होल है। मेजर लूप होल। ऑल्सो पोल्स खत्म होने से 48 घंटे पहले यानी साइलेंस पीरियड में बल्क SMS और ऑडियो मैसेजेस भी बैंड हैं। ये टॉपिक तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रीलिम्स रेलेवेंस? This topic is crucial for understanding the Model Code of Conduct (MCC) and its enforcement. प्रीलिम्स में MCC का रोल और एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग की टाइमलाइन यानी 75 डेज पूछी जा सकती है। मेंस में डिजिटल मीडिया रेगुलेशन के चैलेंजेस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि रूल्स तो बन रहे हैं बट चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। Exactly. While ECI is trying to regulate campaign content, digital platforms present new and complex challenges. ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चंस। एड प्री सर्टिफिकेशन के लिए कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल है? The Media Certification and Monitoring Committee या MCMC, शॉर्ट फॉर्म याद रखें। ओके। सोशल मीडिया एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी होती है? Within 75 days of the completion of the election, 75 दिन, मार्क कर लो। डिजिटल स्पेंडिंग में सबसे बड़ा लूप होल क्या है? एक बार फिर। Two big ones. First, ambiguous reporting, जैसे सिर्फ पेमेंट टू फेसबुक लिख देना। Second, parties don't have to report what others spend on their behalf. राइट। और साइलेंस पीरियड कितने टाइम का होता है? 48 hours before polls conclude.
इस दौरान बल्क एसएमएस भी बैंड हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स कब डिक्लेयर करने होते हैं? वाइल फाइलिंग नॉमिनेशंस। स्टार्टिंग से ही ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है। Perfect. अब practice क्यों? Pause and practice saying print ads on poll eve require pre-certification from MCMC and parties must report social media expenses within 75 days. और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ECI has tightened rules for last-minute print and digital campaigning, but loopholes in reporting digital expenditure remain a challenge. यहाँ तक सब क्लियर है। देखो, हम कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आ रहा है तो एक सेकंड रुकिए। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए इजी बनाते रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन हिट करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। आपकी कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन भी है, जिससे आपको एक्सक्लूसिव नोट्स मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक 4 SIR 2.0 अक्रॉस 12 स्टेट्स UTs। ब्रॉड माइक्रो थीम, इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट। आपका नाम वोटर लिस्ट में है। ये ECI कैसे इंश्योर करता है? एक मैसिव एक्सरसाइज के जरिए जिसका नाम है SIR 2.0। हाँ, SIR 2.0 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक पेपरलेस एक्सरसाइज है जिसका मकसद इलेक्टोरल रोल्स यानी वोटर लिस्ट्स को एक्यूरेट और एरर फ्री बनाना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका क्या होगा? सोचो, आप नए घर में शिफ्ट हुए पर आपका नाम पुराने एड्रेस की वोटर लिस्ट में ही है, ओह हाँ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। या फिर किसी की डेथ के बाद भी उनका नाम लिस्ट में है। SIR 2.0 ऐसी ही गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए है। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs घर घर जाकर डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। An accurate electoral roll is the bedrock of a fair election. SIR 2.0 is a nationwide drive to achieve that. Simple as that. और इसका बैकग्राउंड, ये कहाँ हो रहा है? ये एक्सरसाइज 12 स्टेट्स और UTs में चल रही है, जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला एटसेट्रा। कोर लॉजिक पर आते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस में इस बार क्या नया है? इस बार वेरिफिकेशन का बोझ थोड़ा सिटीजन्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLAs पर भी डाला गया है, जिससे कुछ कंसर्न्स भी हैं। अच्छा, पर BLOs का क्या रोल है? इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs को वेरिफिकेशन के लिए हर घर में 3 बार विजिट करने का निर्देश दिया है। 3 बार? ओके, और क्या वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे? नहीं, साफ निर्देश है कि एन्यूमरेशन के दौरान वोटर्स से कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। और अगर कोई फॉर्म वापस नहीं मिलता तो क्या होता है? अगर कोई फॉर्म वापस नहीं मिलता तो BLOs को इंक्वायरी करनी होगी और रीजन रिकॉर्ड करना होगा, जैसे डेथ, डुप्लीकेशन या पर्सन हैज शिफ्टेड। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया जा रहा है? जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जाते हैं उनकी बूथ वाइज लिस्ट पंचायत भवन्स और लोकल बॉडीज के ऑफिसेज में पब्लिकली डिस्प्ले की जाएगी। गॉट इट। प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? SIR 2.0 इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। प्रीलिम्स में BLO और BLA के रोल्स के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है। और कंक्लूजन? SIR 2.0 aims for a clean electoral roll through a mix of official verification and public participation, but the shift in responsibility is a point of debate. ठीक है, क्रॉस क्वेश्चंस। साया का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव वर्ड पर ध्यान दो, ये इसके थरो नेचर को बताता है। राइट, BLO को कितनी बार हाउस विजिट करनी है? 3 times। ये ECI की डायरेक्शन है टू एंश्योर नो वन इज लेफ्ट आउट। क्या BLOs वोटर से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे? नो, साफ निर्देश है कि नो डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड। वेरिफिकेशन इज की, नॉट कलेक्शन। ओके, हटाए गए नामों की लिस्ट कहाँ डिस्प्ले होगी? पब्लिकली एट प्लेसेस लाइक पंचायत भवन्स एंड अर्बन लोकल बॉडी ऑफिसेस, ट्रांसपेरेंसी के लिए। और वेरिफिकेशन का बोझ किस पर शिफ्ट हुआ है? अब थोड़ा सा सिटीजन्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स BLS पर। दिस इज अ की चेंज। Perfect. Practice Q, pause and practice saying. SIR 2.0 is a paperless exercise where BLOs make 3 house visits for verification without collecting documents. And the mini recap. In short, SIR 2.0 is a massive drive to clean voter lists with a new process involving BLO visits and public display of excluded names. Great. Next topic is very interesting. Topic 5, Rajasthan SIR. Broad microtheme, best practices in electoral management. कौन सा स्टेट इलेक्टोरल रोल को 100% डिजिटल करने में नंबर 1 बना? The answer is राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत अपने इलेक्टोरल रोल को पूरी तरह से डिजिटाइज करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। इसको एक एग्जाम्पल या एनालॉजी से समझाइए। जरूर। इमेजिन इलेक्टोरल डेटा को मैनेज करना एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी जैसा है। राजस्थान ने अपनी लाइब्रेरी को 100% ऑर्गेनाइज कर लिया है, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना या एरर ठीक करना सुपर फास्ट हो गया है। ब्रिलियंट एनालॉजी। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। Rajasthan's achievement is a benchmark for other states. It shows how technology can streamline a complex administrative task. बैकग्राउंड क्या है इसका? This digitization was achieved under the SIR program, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ठीक है, कोर लॉजिक पर आते हैं। इसका हेडलाइन अचीवमेंट क्या है? 100% digitization. This is the headline achievement. पहला स्टेट तो 100। और वोटर मैपिंग का क्या? राजस्थान वोटर मैपिंग में भी देश में सबसे आगे है। 97% से ज्यादा मैपिंग वर्क पूरा हो चुका है। इसका आम वोटर को क्या फायदा है? बेनिफिट फॉर वोटर्स। इसका फायदा यह है कि अब सिर्फ 3% वोटर्स को ही क्लेम्स ऑब्जेक्शंस फेज के दौरान डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी। बाकी 97% का डेटा ऑलरेडी मैप्ड और वेरीफाइड है। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ। इसका UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? ये एक परफेक्ट एग्जांपल है डिजिटल इंडिया का इन गवर्नेंस। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, which was the first state to achieve 100% digitization of its electoral roll? और कंक्लूजन? Rajasthan's success provides a model for efficient, technology-driven electoral roll management that reduces the burden on citizens. Great. चलिए, क्रॉस क्वेश्चंस। Which state became the first to achieve 100% digitization of its electoral roll? राजस्थान। इसे सीधा याद रखो,
No confusion. वोटर मैपिंग में राजस्थान का परफॉर्मेंस कैसा है? More than 97% mapping work completed. They are leading the country. इसका डायरेक्ट बेनिफिट सिटीजंस को क्या मिला? Only 3% of voters will need to furnish documents during the claims objections phase. Huge convenience. ये सब किस प्रोग्राम के अंडर हुआ? Under the Special Intensive Revision, यानी SIR program. डिजिटाइजेशन का यहाँ क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में। मतलब सारे वोटर रिकॉर्ड्स को पेपर से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे मैनेजमेंट इजी हो जाता है। सर्चेबल, एडिटेबल, मैनेजेबल। ओके, प्रैक्टिस क्यू टाइम। Pause and practice saying, Rajasthan is the first state with 100% electoral roll digitization and over 97% voter mapping. And a quick mini recap. In short, Rajasthan sets a national benchmark with complete digitization and near total voter mapping of its electoral roll. Perfect. अब हम पार्ट 2 में एंटर कर रहे हैं। Law and technology. Next topic, topic 6. Electoral roll responsibility. Broad micro theme, law and technology. तो हमने वोटर लिस्ट की बात की, पर डुप्लीकेट एंट्रीज के अगेंस्ट लॉज क्या हैं? और टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है? Great question. देखिए, डुप्लीकेट एंट्री रखना इलीगल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 यानी RPA 1950 के सेक्शन 17 और 18 मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस के अगेंस्ट हैं। अच्छा, और अगर कोई घर बदलता है? तो सेक्शन 22B और 23(2) के तहत आपको अपना रेजिडेंस चेंज रिपोर्ट करना होता है। ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर लोग अक्सर भूल जाते हैं। राइट, यहाँ टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? यहाँ रोल आता है CDAC के ECNet का। ये एक सॉफ्टवेयर है जो ECI यूज करता है। ये पूरे देश की वोटर लिस्ट को स्कैन करके ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डुप्लीकेट्स को फ्लैग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम नेम, सेम फादर्स नेम, सिमिलर एज। तो सीडैक ने मोबाइल वोटिंग ऐप भी बनाया और ये डुप्लीकेट चेकअप भी। एग्जैक्टली, दे आर द टेक बैकबोन फॉर द ECI इन मेनी वेज। तो यहाँ लॉ और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। राइट, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग, डुप्लीकेट एंट्रीज किस एक्ट के अंडर इलीगल है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, स्पेसिफिकली सेक्शन 17 and 18। ओके, और रेजिडेंस चेंज के लिए कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शंस 22B and 23(2) ऑफ द सेम एक्ट RPA 1950। टेक्नोलॉजी साइड पे डुप्लीकेट एंट्रीज डिटेक्ट करने में कौन सा टूल हेल्प करता है? ECI Net, developed by CDAC। इसका मतलब है कि लीगल फ्रेमवर्क पहले से था, टेक्नोलॉजी बस उसे बेटर इन्फोर्स कर रही है। Absolutely. Technology is acting as a force multiplier for the law. और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ECI या SEC? ECI की। इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी ECI की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द लॉ। ग्रेट, प्रैक्टिस क्यू। RPA 1950's section 17 and 18 bar duplicate entries and CDAC's ECI Net helps in their detection. Mini recap. In short, law forbids duplicate voter entries or technology like ECI Net is making it easier to enforce this rule. अब आते हैं टॉपिक 7, SARE 23 वर्सेस 2025। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। Broad micro theme, law and technology. हमने SARE 2.0 की बात की, लेकिन इसमें 2023 और 2025 के बीच एक बड़ा शिफ्ट है। Can you explain that? Yes, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है इन द प्रिजम्पशन ऑफ वोटर लेजिटिमेसी। ये थोड़ा सा लीगलिस्टिक है, बट सिंपल है। ठीक है, आसान भाषा में बताइए। 2003 में जब वेरिफिकेशन होता था, तो ओनस एन्यूमरेटर पर था। सिस्टम मानता था कि आप यहाँ रहते हैं, सो यू आर अ वोटर, अनलेस आई प्रूव अदरवाइज। आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं थी, एक प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी थी। ओके, दैट साउंड्स सिटीजन फ्रेंडली। इट वॉज, लेकिन अब 2025 में इस प्रिजम्पशन को रिवर्स कर दिया गया है। अब ओनस इलेक्टर यानी वोटर पर है टू प्रूव देयर लेजिटिमेसी। आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं। वेट, तो इसका मतलब है कि अब हर वोटर को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक लेजिटिमेट वोटर है? इन अ वे, यस, द बर्डन ऑफ प्रूफ हैज शिफ्टेड। ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल चेंज है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट में। क्रॉस क्वेश्चंस, 2003 के सिस्टम में ओनस किस पर था? इन्यूमरेटर पर, सिंपल। और 2025 के सिस्टम में? इलेक्टर यानी वोटर पर। 2003 में क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी? नहीं, नो डॉक्यूमेंट्स नीडेड वाज द नॉर्म। इस शिफ्ट को वन लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? A shift from presumption of validity to proving legitimacy. ये चेंज आम सिटीजन के लिए प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाता है या मुश्किल, लाइक द 2003 सिस्टम? Mini recap. In short, the voter verification process has shifted from trust and verify to verify first, placing more responsibility on the citizen. नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 8, सिटीजनशिप स्क्रूटनी। Broad micro theme, law and technology. वोटर लिस्ट बनाते वक्त क्या ECI किसी की सिटीजनशिप पर सवाल उठा सकती है? Yes, absolutely. ये ECI की पावर भी है और ड्यूटी भी। ECI अपनी पावर आर्टिकल 324 से डिराइव करता है, जो उसे इलेक्शंस कंडक्ट करने का सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल देता है। पर सिटीजनशिप तो सेंटर का सब्जेक्ट है ना? हाँ, but there's a nuance. सेंटर की पावर अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट लिमिटेड है। ECI का काम इलेक्टोरल रोल्स के कंटेक्स्ट में है। RPA के सेक्शन 16 और 19 साफ कहते हैं कि वोटर होने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो ECI बेसिकली RPA को इन्फोर्स कर रहा है। एग्जैक्टली। अगर ECI को डाउट है कि कोई पर्सन सिटीजन नहीं है, तो वो उसको लिस्ट से हटा सकता है। The person can then approach the courts to prove their citizenship. ओके, क्रॉस क्वेश्चंस। ECI अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है फॉर दिस स्क्रूटनी? Primarily from Article 324 of the Constitution. RPA के कौन से सेक्शंस सिटीजनशिप रिक्वायर करते हैं? Section 16 and 19. क्या ECI सिटीजनशिप ग्रांट या रिवोक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। That's the center's job. ECI सिर्फ वोटर लिस्ट के पर्पस के लिए स्क्रूटिनाइज कर सकता है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी सिटीजनशिप डिसाइड करने की किसके पास है? जुडिशरी।
अगर डिस्प्यूट है तो फाइनल डिसीजन कोर्ट का होगा। और सेंटर का रोल किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 9 of the Citizenship Act. परफेक्ट। प्रैक्टिस क्यू। The ECI under Article 324 can scrutinize citizenship for electoral roles as required by Section 16 and 19 of the RPA. मिनी रिकैप। In short, the ECI has the power and duty to ensure only Indian citizens are on the voter list. टॉपिक 9 स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC। Broad micro theme, law and technology. हमने इसको थोड़ा टच किया था, बट लेट्स बी वेरी क्लियर। स्टेट इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट मैनेज करने में क्या रोल है? उनका रोल बहुत ही लिमिटेड है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। SECs, जो आर्टिकल 243K और 243ZA के अंदर बनती हैं, कैन नॉट ऐड और डिलीट नेम्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। तो वो क्या करते हैं? लोकल इलेक्शंस के लिए लिस्ट कैसे बनती है? वो ECI की मास्टर लिस्ट को यूज करते हैं। उनका काम सिर्फ उस लिस्ट को लेना और उसे लोकल बॉडी वार्ड्स के हिसाब से बाइफरकेट करना यानी बांटना है, बस। इससे फायदा क्या है? अलग अलग लिस्ट्स क्यों नहीं है? इससे पूरे देश में एक यूनिफाइड सिंगल इलेक्टोरल रोल मेंटेन रहता है। chaos नहीं होता, कंसिस्टेंसी रहती है। ओके, क्रॉस क्वेश्चंस। SECs किस आर्टिकल के अंदर बनती हैं? आर्टिकल 243K फॉर पंचायत्स एंड आर्टिकल 243ZA फॉर म्युनिसिपैलिटीज। क्या SEC नाम ऐड या डिलीट कर सकती है? नो, अ बिग नो। तो वो कौन सी लिस्ट यूज करती है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल रोल। उनका काम क्या है इन वन वर्ड? बाइफर्केशन। सिंगल इलेक्टोरल रोल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? For uniformity and to avoid contradictions and chaos in our democratic process. SECs are users, not creators, of the master electoral roll, which is managed solely by the ECI. टॉपिक 10 मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल्स। Broad micro theme, law and technology. ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। वोटर रोल्स तो अवेलेबल होती हैं, पर क्या वो सर्चेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा डिबेट है। ऑपोजिशन पार्टीज डिमांड करती हैं कि उन्हें मशीन रीडेबल या सर्चेबल वोटर रोल्स दी जाएं, जिससे वो डेटा को इजीली एनालाइज कर सकें। साउंड्स रीजनेबल। इसमें ECI का क्या स्टैंड है? ECI का कंसर्न है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर। उनका कहना है कि अगर सर्चेबल लिस्ट दे दी जाएं तो उनका मिसयूज हो सकता है, वोटर्स की प्रोफाइलिंग हो सकती है, इसलिए वो नॉन सर्चेबल PDFs प्रोवाइड करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है? यस, 2018 में कमलनाथ वर्सेस EC केस में सुप्रीम कोर्ट ने ECI के स्टांस को अपहोल्ड किया था। कोर्ट ने कहा कि पार्टीज को टेक्स्ट फॉर्मेट में रोल देने की जरूरत नहीं है। तो अभी का रूल क्या है? रूल यह है कि पार्टीज को नॉन सर्चेबल इमेज बेस्ड PDFs ही मिलती हैं। क्रॉस क्वेश्चंस। ऑपोजिशन पार्टीज क्या डिमांड करती हैं? मशीन रीडेबल और सर्चेबल वोटर रोल्स। ECI का मेन कंसर्न क्या है? डेटा सिक्योरिटी एंड वोटर प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इस पर रूलिंग दी? कमलनाथ वर्सेस EC इन 2018। SC ने किसका साइड लिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो करंट फॉर्मेट क्या है जिसमें लिस्ट्स दी जाती हैं? नॉन सर्चेबल इमेज बेस्ड PDFs। Got it. Practice Q. Despite opposition demands, the ECI provides non-searchable voter rolls due to data security concerns, a stance upheld by the SC in 2018. Mini recap. In short, the debate between transparency, searchable rules, and security, non-searchable rules, is currently settled in favor of security. Topic 11. ECI launches e-sign. Broad micro theme, law and technology. वोटर रजिस्ट्रेशन में फ्रॉड रोकने के लिए ECI ने क्या नया स्टेप लिया है? उन्होंने आधार का यूज करके एक ई-साइन फैसिलिटी लॉन्च की है। इससे वोटर रजिस्ट्रेशन और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में क्या फर्क है? ओल्ड सिस्टम में आप ऑनलाइन फॉर्म भरते थे, बट आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते थे BLO को। न्यू सिस्टम में आप CDAC के पोर्टल पर फॉर्म भरते हैं और आधार OTP से उसको ई-साइन कर देते हैं। तो इससे पेपर वर्क कम हो जाता है? पेपर वर्क भी कम होता है और प्रोसेस फ्रॉड प्रूफ भी बनता है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन से आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। क्रॉस क्वेश्चंस। इस नए फीचर का नाम क्या है? ई-साइन। ये किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? आधार OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पोर्टल किसने बनाया है? CDAC अगेन। इसका मेन एम क्या है? To prevent fraud and make the registration process more secure and streamlined. क्या इससे फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी? नहीं, BLO का रोल अभी भी रहेगा फॉर फील्ड वेरिफिकेशन, बट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट डिजिटल हो गया। Great. Practice Q. The ECI's new e-sign feature uses a CDAC portal and Aadhaar OTP to make voter registration more secure. Mini recap. In short, Aadhaar-based e-signing is the ECI's latest tech upgrade to secure the voter registration process. Topic 12. ECI delisting political parties. Broad micro theme, law and technology. Political parties जो सीरियस नहीं है या सिर्फ पेपर पर है, उनके अगेंस्ट ECI क्या एक्शन ले रहा है? ECI उनको डीलिस्ट कर रहा है। Recently, उन्होंने 345 registered unrecognized political parties या RUPPs के अगेंस्ट एक्शन लिया। RUPPs ये क्या होता है? ऐसी पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं बट उनको नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस नहीं मिला है और वो अक्सर इनएक्टिव रहती हैं। इसका लीगल बेसिस क्या है? ECI के पास पार्टीज को रजिस्टर करने की पावर है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द RPA 1951, पर उनके पास डी रजिस्टर करने की एक्सप्लिसिट पावर नहीं है। वेट, अगर डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है तो वो डीलिस्ट कैसे करें? ये एक सुप्रीम कोर्ट की 2002 की रूलिंग से आता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पार्टी फ्रॉड से रजिस्टर हुई है या इनएक्टिव है तो ECI अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज करके उसे डी लिस्ट यानी इनएक्टिव लिस्ट में डाल सकता है। डी रजिस्टर नहीं, डी लिस्ट। सटल बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। क्रॉस क्वेश्चंस। ECI ने कितनी RUPPs के अगेंस्ट एक्शन लिया? 345 RUPP। ECI को रजिस्टर करने की पावर किस सेक्शन से मिलती है? सेक्शन 29A ऑफ द RPA 1951। क्या ECI के पास डी रजिस्टर करने की पावर है? नहीं, एक्सप्लिसिट पावर नहीं है। ये डी लिस्टिंग की पावर कहाँ से आई?
एक सुप्रीम कोर्ट की 2002 की रूलिंग से अंडर ECI's इनहेरेंट पावर्स। डी लिस्ट और डी रजिस्टर में क्या फर्क है? डी रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, डी लिस्ट मतलब उसको इनएक्टिव पार्टीज की लिस्ट में डालना। इट्स अ स्लाइटली सॉफ्टर एक्शन। Okay. Practice Q. Under its inherent powers, the ECI can delist inactive RUPPs even though it lacks the explicit power to deregister them under the RPA. Mini recap. In short, the ECI is cleaning up the political party ecosystem by weeding out non-serious entities through its delisting powers. Topic 13. India bloc considers motion to remove CEC. Broad micro theme, law and technology. Chief Election Commissioner को remove करने का process क्या है? उनको रिमूव करने का प्रोसेस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा है। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड दैट्स बाय डिजाइन टू प्रोटेक्ट देयर इंडिपेंडेंस। Process क्या है? Step by step. एक इंपीचमेंट मोशन पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर उस मोशन को दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। Special majority मतलब टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ये बहुत हाई बार है। Context में 2023 का एक्ट भी था ना? हाँ, 2023 में एक नया एक्ट आया था जो CEC और ECs के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज करता है, बट उसने रिमूवल प्रोसेस को चेंज नहीं किया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एंड इट रिमेन्स द सेम। Cross questions. CEC का removal process किसके जैसा है? अ सुप्रीम कोर्ट जज, कहाँ से पास होना जरूरी है? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। क्या 2023 के एक्ट ने इस प्रोसेस को बदला? नहीं, उसने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को बदला, रिमूवल प्रोसेस को नहीं। ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया गया है? टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ताकि वो बिना किसी सरकार के डर के काम कर सकें। Right. Practice Q. The Chief Election Commissioner can only be removed through an impeachment process with a special majority in both houses of parliament, similar to a Supreme Court judge. Mini recap. In short, the removal process for the CEC is constitutionally protected and extremely rigorous to safeguard the ECI's autonomy. अब आते हैं टॉपिक 14. Cash donations. Broad micro theme, law and technology. Political parties को cash donations मिलते हैं. इसमें लीगल चैलेंज क्या है? सुप्रीम कोर्ट अब एक पिटीशन को एग्जामिन करेगा जो 2000 रुपए तक के स्मॉल कैश डोनेशंस को चैलेंज करती है। पर 2000 रुपए तो छोटा अमाउंट है, इसमें क्या इशू है? इशू एनोनिमिटी का है। क्रिटिक्स का कहना है कि इस प्रोविजन का मिसयूज होता है। बड़ी अमाउंट्स को 2000 रुपीस के छोटे-छोटे एनोनिमस डोनेशंस में तोड़कर दिखाया जाता है। अच्छा, किस लॉ को चैलेंज किया जा रहा है? सेक्शन 13AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज को 2000 रुपीस तक के कैश डोनेशंस पर टैक्स एग्जेम्पशन देता है, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। तो पिटीशन का आर्गुमेंट है कि इससे ट्रांसपेरेंसी कम होती है? Exactly. The argument is that it creates a loophole for unaccounted money to enter the political system. क्रॉस क्वेश्चंस. सुप्रीम कोर्ट किस इशू को एग्जामिन कर रहा है? The legality of cash donations up to 2000 rupees to political parties. किस एक्ट के सेक्शन को चैलेंज किया गया है? Section 13AD of the Income Tax Act. मेन आर्गुमेंट क्या है इसके अगेंस्ट? It creates a loophole for anonymity and allows unaccounted money into politics. करंट लिमिट क्या है अनोनिमस कैश डोनेशन की? 2000 रुपए। पहले ये 20,000 रुपए थी। इससे ट्रांसपेरेंसी पर क्या असर पड़ता है? It potentially reduces transparency in political funding. Okay. Practice Q. The Supreme Court will examine a challenge to Section 13A of the Income Tax Act, which allows anonymous cash donations up to 2,000 rupees. Mini recap. In short, the legal battle over small cash donations highlights the ongoing tension between donation convenience and financial transparency in politics. Topic 15. International Idea. Broad micro theme, law and technology. ये इंटरनेशनल आइडिया क्या है और इंडिया का इसमें क्या रोल है? इंटरनेशनल आइडिया यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एक ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। अच्छा, इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और अभी न्यूज़ ये है कि हमारे CEC ज्ञानेश कुमार 2026 में इसकी काउंसिल को चेयर करेंगे। ये इंडिया के लिए एक बड़ी बात है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और इसका काम क्या है स्पेसिफिकली? ये अलग-अलग देशों को उनके इलेक्टोरल प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। They provide comparative knowledge, assist in democratic reforms, etc. क्रॉस क्वेश्चंस. आइडिया का फुल फॉर्म? International Institute for Democracy and Electoral Assistance. इंडिया का क्या स्टेटस है इसमें? India is a founding member. 2026 में कौन चेयर करेगा? India's Chief Election Commissioner ज्ञानेश कुमार. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? Stockholm, Sweden. इसका मेन रोल क्या है? To support and strengthen democratic institutions and processes worldwide. Practice Q. India, a founding member of International IDEA, will have its CEC chair the organization's council in 2026. Mini recap. In short, India's upcoming leadership role in international IDEA reflects its significant standing in the global democratic community. Topic 16. Simultaneous polls. Broad micro theme, law and technology. One nation, one election. इस पर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या है? ये एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जरूरी होंगे। लॉ मिनिस्ट्री ने इस पर काम भी किया है। क्या अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है? एक नया आर्टिकल 82A प्रपोज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इसके लिए क्या स्टेट्स का अप्रूवल यानी रेटिफिकेशन जरूरी होगा? ये डिपेंड करता है।
फेज 1 यानी सिर्फ पार्लियामेंट और असेंबलीज के इलेक्शंस को सिंक करने के लिए स्टेट्स की रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोकल बॉडीज के लिए? हाँ, अगर लोकल बॉडी इलेक्शंस को भी इसके साथ सिंक करना है तो स्टेट रैटिफिकेशन जरूरी होगा, क्योंकि लोकल बॉडीज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, क्रॉस क्वेश्चंस। साइमल्टेनियस पोल्स के लिए कौन सा नया आर्टिकल प्रपोज किया गया है? आर्टिकल 82A, फेज 1 में क्या क्या सिंक होगा? लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। क्या फेज 1 के लिए स्टेट रैटिफिकेशन जरूरी है? नहीं। लोकल बॉडी इलेक्शंस को सिंक करने के लिए रैटिफिकेशन जरूरी है? हाँ, बिल्कुल जरूरी है, ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, इसीलिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रिकेसीज हैं। प्रैक्टिस क्यों? Simultaneous polls would require a new Article 82A, and while syncing parliament assemblies may not need state ratification, syncing local bodies would. Mini recap. In short, one nation, one election is a constitutionally complex proposal with different requirements for different levels of government. Topic 17, Nomination process. broad micro theme, law and technology. Nomination process में क्या flaws हैं? Sources कहते हैं कि इसमें arbitrary power है। हाँ, सबसे बड़ा इशू है रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की वाइड पावर्स। आरपीए 1951 का सेक्शन 36(2) आरओ को पावर देता है कि वो सब्सटैंशियल डिफेक्ट के बेसिस पर नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दे। पर सब्सटैंशियल डिफेक्ट का क्या मतलब है? यही प्रॉब्लम है, लॉ इसको डिफाइन नहीं करता, तो ये आरओ की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। और अगर नॉमिनेशन गलत रिजेक्ट हो जाए तो क्या कैंडिडेट कोर्ट जा सकता है? इमीडिएटली नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 329B इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जुडिशियल रेमेडी पर रोक लगाता है। आपको इलेक्शन खत्म होने का वेट करना पड़ेगा। ये तो बहुत अनफेयर लगता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं? हाँ, सोर्सेज में ओथ ट्रैप और नोटराइजेशन ट्रैप जैसे टर्म्स यूज किए गए हैं। ओथ ट्रैप का मतलब है कि आपने ओथ सही टाइम पर नहीं ली। नोटराइजेशन ट्रैप का मतलब है कि आपके एफिडेविट पर स्टैंप आगे पीछे लग गया। ये छोटे छोटे प्रोसीजरल इश्यूज हैं जिन पर नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है। क्रॉस क्वेश्चंस। आरओ को पावर किस सेक्शन से मिलती है? सेक्शन 36 ऑफ द आरपीए 1951। लॉ में क्या चीज डिफाइंड नहीं है? द टर्म सब्सटैंशियल डिफेक्ट। जुडिशियल रेमेडी पर कौन सा आर्टिकल रोक लगाता है? आर्टिकल 329B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजरल ट्रैप्स। ओथ ट्रैप एंड नोटराइजेशन ट्रैप। ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक राइट टू कॉन्टेस्ट को कैसे इंपैक्ट करता है? It makes the right vulnerable to arbitrary procedural rejections. Okay, practice Q. The nomination process is flawed due to the RO's wide undefined powers under section 36(2) of RPA with no immediate judicial remedy due to article 329B. Mini recap. In short, the nomination process can be an arbitrary hurdle for candidates due to vague laws and restricted judicial oversight. अब हम पार्ट 3 में आ गए हैं, लोकल गवर्नेंस एंड डेटा। टॉपिक 18, पंचायत लेवल डेटा। Broad micro theme. लोकल गवर्नेंस एंड डेटा गांव के लेवल पर गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए डेटा का कैसे यूज हो रहा है? एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसका नाम है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स या PAI। ये क्या है? ये 9 लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या LSDG थीम्स पर पंचायतों को स्कोर करता है, जैसे पॉवर्टी फ्री विलेज, हेल्दी विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज एटसेट्रा। इसमें डेटा कहाँ से आता है? ये 2.16 लाख ग्राम पंचायत से डेटा कलेक्ट करता है। इससे फायदा किसको होता है? इससे सरपंचों को पता चलता है कि उनका गांव दूसरे गांव के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करता है। MPs और MLAs भी इस डेटा को यूज कर सकते हैं टू टारगेट डेवलपमेंट फंड्स। ये ग्रास रूट्स लेवल पर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस है। क्रॉस क्वेश्चंस। इस इंडेक्स का नाम क्या है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। PAI। ये कितने थीम्स पर बेस्ड है? 9 LSDG थीम्स पर। कितनी पंचायत का डेटा है इसमें? ओवर 2.16 लाख ग्राम पंचायत। इससे किसको हेल्प मिलती है? सरपंचेस, MPs एंड MLAs। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? टू प्रमोट डेटा ड्रिवन गवर्नेंस एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग पंचायत्स। Got it. Practice Q. The Panchayat Advancement Index (PAI) uses data from over 2 lakh panchayats to score them on 9 LSTG themes, aiding grassroots governance. Mini recap. In short, TII is using big data to bring accountability and targeted development to the village level. Topic 19. Municipalities Revenue. Broad micro theme, local governance and data. हमारे शहरों के सामने फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है उनका रेवेन्यू मॉडल। हमारे शहर देश के 66% GDP जनरेट करते हैं, बट उन्हें टैक्स रेवेन्यू का 1% से भी कम मिलता है। 66% GDP, but less than 1% टैक्स रेवेन्यू। ये तो बहुत बड़ा गैप है। Yes, और GST आने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हुई है, क्योंकि उनका एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स ऑक्ट्रॉय GST में सब्स्यूम हो गया। इसका कंपैरिजन अगर दूसरे देशों से करें? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोकल बॉडीज 30-35% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू कंट्रोल करती हैं। हम उससे बहुत पीछे हैं। हमारे शहर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चंस। इंडिया के शहर कितना GDP जनरेट करते हैं? अराउंड 66%। उन्हें कितना टैक्स रेवेन्यू मिलता है? लेस देन 1%। GST से कौन सा टैक्स खत्म हुआ? ऑक्ट्रॉय, जो उनका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोकल बॉडीज कितना टैक्स कंट्रोल करती हैं? अराउंड 30-35%। इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है? इट लीड्स टू पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, क्योंकि शहरों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस क्यू। Indian municipalities generate 66% of GDP but receive less than 1% of tax revenue, a problem worsened by the loss of octroi post-GST. Mini recap, in short, India's cities are economic powerhouses with very little financial power, creating a major governance challenge. Topic 20. AI tool Sabhasar. Broad micro theme,
लोकल गवर्नेंस एंड डेटा। हमने इसको इंट्रो में मेंशन किया था। ग्राम सभाज में ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एआई टूल कैसे काम करता है? इस टूल का नाम है सभासार। ये एआई का यूज करके ग्राम सभा मीटिंग्स की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग से मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। ये किस प्लेटफॉर्म पर बना है? ये भाषिनी प्लेटफॉर्म पर बना है, जो इंडिया का एआई लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में काम कर सकता है। और ये डेटा जाता कहाँ है? इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल से लिंक किया गया है। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। अब मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ उसका एक परमानेंट सर्चेबल रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा और भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं? हाँ, और भी हैं, जैसे पंचायत निर्णय पोर्टल, ऑडिट ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर्स CSCs, जो डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं। ये सब मिलकर गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चंस, इस एआई टूल का नाम क्या है? सभासार। ये किस प्लेटफॉर्म पर बना है? भाषिनी। इससे किस पोर्टल से लिंक किया गया है? ई ग्राम स्वराज। इसका मेन बेनिफिट क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ग्राम सभा प्रोसीडिंग्स। एक और डिजिटल इनिशिएटिव का नाम बताइए फॉर पंचायत। ऑडिट ऑनलाइन और पंचायत निर्णय पोर्टल। Practice Q. The AI tool Sabhasar, built on the Bhashini platform, automatically generates Gram Sabha minutes, enhancing transparency. Mini recap. In short, AI is now being used to make the most fundamental unit of Indian democracy, the Gram Sabha, more transparent and accountable. अब हम आखिरी पार्ट 4 में है, Census and Caste. Topic 21, Census using image info. Broad micro theme, census and caste. Indian census के basics क्या हैं? ये इंडिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। It's a massive undertaking. इसे कौन कंडक्ट करता है? इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। Simple. Cross questions. ये कैसा एक्सरसाइज है? The largest administrative exercise in India. कौन कंडक्ट करता है? The registrar general of India. किस मिनिस्ट्री के अंडर? Ministry of Home Affairs. सेंसस कितने साल में होता है? Traditionally every 10 years. इसका डेटा किस काम आता है? Policy making, resource allocation, delimitation, and much more. It's the foundation of planning. Practice Q. The Indian census is the largest administrative exercise conducted by the Registrar General of India under the Ministry of Home Affairs. Mini recap. In short, the census is the foundational data gathering exercise that drives governance and policy in India. Topic 22. Census 2027. Broad micro theme. Census and caste. अगला सेंसस जो 2027 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इतना स्पेशल क्यों है? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट, ये 16 साल बाद हो रहा होगा, डिले हो गया है। सेकंड, ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा। और थर्ड, इसमें कास्ट डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके डेटा का यूज कहाँ होगा? ये आने वाले डिलिमिटेशन और विमेन्स रिजर्वेशन के इंप्लीमेंटेशन का बेसिस बनेगा, इसलिए ये पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। सेंसस की हिस्ट्री क्या है इंडिया में? इसका मेंशन कौटिल्या के अर्थशास्त्रों में भी मिलता है। मॉडर्न सेंसस 1881 में शुरू हुआ था, ब्रिटिश रूल के अंडर। क्रॉस क्वेश्चंस, अगला सेंसस कब एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बाय 2027। ये इंडिया का कौन सा डिजिटल सेंसस होगा? द फर्स्ट डिजिटल सेंसस। इसमें कौन सा नया डेटा इंक्लूड किया जाएगा? कास्ट डेटा। इसके डेटा से क्या क्या इंप्लीमेंट होगा? डिलिमिटेशन एंड विमेन्स रिजर्वेशन। मॉडर्न सेंसस कब शुरू हुआ था? इन 1881। Practice Q. The upcoming census K27 will be India's first digital census, will include caste data, and will form the basis for delimitation. Mini recap. In short, The next census is set to be a landmark event technologically, socially, and politically. Topic 23. Concerns about census 2027. Broad micro theme, census and caste. इस नए सेंसस को लेकर क्या कंट्रोवर्सीज और कंसर्न्स हैं? सबसे बड़ा कंसर्न है डीलिमिटेशन का। सदर्न स्टेट्स को डर है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर डीलिमिटेशन होने से पार्लियामेंट में उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में बेहतर काम किया है। और कास्ट इन्यूमरेशन को लेकर क्या इशू है? इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कास्ट इन्यूमरेशन कैसे किया जाएगा, मेथडोलॉजी क्या होगी, क्वेश्चंस क्या होंगे, ये सब अभी क्लियर नहीं है। और एक इशू एसटी फेथ्स का भी है। यस, ट्राइबल कम्युनिटीज की डिमांड है कि उनके फेथ्स के लिए अलग कोड हो। अभी उनको अदर रिलीजन्स एंड परसुएजन्स या ORP में क्लब कर दिया जाता है, जिससे उनकी अलग आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती। क्रॉस क्वेश्चंस, सदर्न स्टेट्स का मेन कंसर्न क्या है? लॉस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ड्यू टू डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। कास्ट एन्यूमरेशन पर क्या लैक है? लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन मेथडोलॉजी। ट्राइबल कम्युनिटीज की क्या डिमांड है? अ सेपरेट रिलीजियस कोड फॉर देयर फेथ्स लाइक सरनानिज्म। उनको अभी किस कैटेगरी में रखा जाता है? अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस, ORP। ये कंसर्न्स सेंसस को क्या बनाते हैं? Politically very sensitive and contentious. Practice Q. Concerns around Census 2027 include delimitation fears in southern states, lack of clarity on caste enumeration, and the clubbing of ST faiths under ORP. Mini recap. In short, the next census, while promising, is fraught with significant political and social challenges. Topic 24. National Population Register, NPR. Broad micro theme, census and caste. NPR क्या है और ये NRC से कैसे लिंक्ड है? NPR is a list of usual residents of the country. A usual resident वो है जो पिछले 6 महीने से एक जगह पर रह रहा है या अगले 6 महीने रहने का इरादा रखता है। और इसका NRC से क्या लिंक है? ये समझना बहुत जरूरी है। Citizenship Rules 2003 के मुताबिक NPR is a precursor to the National Register of Citizens (NRC). NPR डेटा को वेरीफाई करके ही NRC बनाया जाएगा। ये लीगल लिंक इसको कंट्रोवर्शियल बनाता है। इसका डेटा पहले कब कलेक्ट हुआ था? 2010 में कलेक्ट हुआ था और 2015 में अपडेट किया गया था। क्रॉस क्वेश्चंस, NPR किसका लिस्ट है? यूजुअल रेजिडेंट्स। इसका लीगल लिंक NRC से कहां से आता है? सिटीजनशिप रूल्स 2003। NPR और NRC का कौन सा स्टेप है?
It is the first step or a precursor, इसका डेटा कब कब कलेक्ट हुआ है? collected in 2010 and updated in 2015. एनपीआर और सेंसस में क्या बेसिक फर्क है? सेंसस एक anonymous statistical exercise है. NPR एक identity database है जिसमें individual data होता है. प्रैक्टिस क्यू? The NPR is a list of usual residents and is legally the precursor to the NRC under the Citizenship Rules 2003. मिनी रिकैप. In short, NPR is not the same as the census. It is an identity database legally linked to the creation of an all-India NRC. टॉपिक 25 कास्ट सेंसस यूजिंग इमेज इन्फो. Broad micro-theme, census and caste. कास्ट सेंसस की हिस्ट्री क्या है इंडिया में और इसकी डिमांड क्यों हो रही है? The word caste itself comes from Portuguese. इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम 1881 से कास्ट सेंसस शुरू हुआ. ये कब तक चला? ये 1931 तक रेगुलरली हुआ. आखिरी कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था अंडर J.H. हटन. तो मंडल कमीशन ने कौन सा डेटा यूज किया था? उन्होंने 1931 का डेटा ही एक्सट्रापोलेट करके यूज किया था क्योंकि उसके बाद कोई कम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा नहीं था. 2011 में भी एक कोशिश हुई थी ना? हाँ, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC 2011 हुआ था, बट उसका डेटा अनरिलायबल माना गया और कभी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया. इसलिए अब नए रिलायबल कास्ट डेटा की डिमांड हो रही है फॉर रिजर्वेशन एंड वेलफेयर पॉलिसीज. क्रॉस क्वेश्चंस. आखिरी ब्रिटिश एरा कास्ट सेंसस कब हुआ था? 1931. मंडल कमीशन ने कौन सा डेटा यूज किया? The 1931 census data. 2011 के एक्सरसाइज का नाम क्या था? Socio economic and caste census. SEC 2011 का डेटा रिलीज क्यों नहीं हुआ? It was considered unreliable and flawed. कास्ट सेंसस की डिमांड क्यों है? For better targeting of reservation and welfare policies based on updated data. Practice Q. The last comprehensive caste census was in 1931, the data from which was used by the Mandal Commission, as the 2011 SEC data was deemed undeniable. Mini recap. In short, the demand for a caste census stems from the need for contemporary data, as the last reliable data is almost a century old. Topic 26. Census urban area. Broad micro-theme, census and caste. सेंसस के लिए अर्बन एरिया को कैसे डिफाइन किया जाता है? सेंसस 2027 में कंपैरेबिलिटी के लिए 2011 की डेफिनेशन ही यूज की जाएगी. इसमें दो टाइप के टाउन्स आते हैं, स्टैट्यूटरी टाउन्स और सेंसस टाउन्स. स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या है? कोई भी जगह जहां म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन या कैंटनमेंट बोर्ड है जिसे लॉ के थ्रू टाउन डिक्लेयर किया गया है. और सेंसस टाउन्स? इसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं. पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो और 75% ऑफ द मेन वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हो. तीनों क्राइटेरिया मीट होने जरूरी है? हाँ, all 3 criteria must be met for a place to be classified as a census town. क्रॉस क्वेश्चंस. 2027 में कौन सी अर्बन डेफिनेशन यूज होगी? The 2011 definition. दो टाइप के टाउन्स कौन से हैं? Statutory towns and census towns. सेंसस टाउन के लिए पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है? Minimum 5,000 population. डेंसिटी क्राइटेरिया क्या है? Minimum 400 persons per square kilometer. ऑक्यूपेशन क्राइटेरिया क्या है? 75% of male main working population in non-agricultural jobs. Practice Q. The census defines an urban area as either a statutory town or a census town, which must meet specific population, density, and occupation criteria. Mini recap. In short, the urban label in a census is not arbitrary, but is based on a strict multi-pronged definition. Topic 27. Trials for Census 2027. Broad micro-theme. Census and caste. इंडिया के पहले डिजिटल सेंसस की तैयारी कैसे चल रही है? इसके लिए ट्रायल शुरू हो गए हैं. सेल्फ इन्यूमरेशन का ट्रायल रन हैज बिगन. सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब? इसका मतलब है कि लोगों के पास ऑप्शन होगा कि वो सेंसस का फॉर्म ऑनलाइन खुद भर सकें. इन्यूमरेटर के घर आने का वेट ना करें. ये एक बड़ा चेंज है. हाँ, बट इसके साथ डेटा क्वालिटी और डिजिटल डिवाइड जैसे चैलेंजेस भी आएंगे. इसलिए ट्रायल रन बहुत जरूरी है टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स दीज इश्यूज. क्रॉस क्वेश्चंस. डिजिटल सेंसस के लिए क्या शुरू हो गया है? द ट्रायल रन. किस फीचर का ट्रायल हो रहा है? सेल्फ इन्यूमरेशन. सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब क्या है? Citizens can fill the census form online themselves. ट्रायल रन इंपॉर्टेंट क्यों है? To test the technology and identify challenges before the actual census. इससे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? Data accuracy, digital literacy, and ensuring everyone is counted. Practice Q. A trial run for the self-enumeration feature of India's first digital census has begun. Mini recap. In short, preparations for the digital census are underway with trials to ensure a smooth transition to the new system. Last topic. Topic 28. पसमानदा Muslims, DNTs. Broad micro-theme, census and caste. कास्ट सेंसस का एम कुछ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करना भी है. पसमानदा मुस्लिम्स कौन है? पसमानदा एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है those who are left behind. ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए यूज होता है. सचार कमेटी ने इस पर कुछ कहा था? हाँ, सचार कमेटी ने हाईलाइट किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी मोनोलिथिक नहीं है. उसके अंदर भी कास्ट लाइक स्ट्रैटिफिकेशन है. सोशल स्ट्रक्चर में 3 ग्रुप्स हैं, अशरफ, अपर कास्ट कन्वर्ट्स, अजलाफ, बैकवर्ड कास्ट कन्वर्ट्स और अरजाल, दलित कन्वर्ट्स. पसमानदा में अजलाफ और अरजाल आते हैं. और डिनोटिफाइड ट्राइब्स कौन है? ये ऐसी ट्राइब्स हैं जिन्हें ब्रिटिश ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत बॉर्न क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया था. आजादी के बाद इस एक्ट को रिपील किया गया और इनको डीनोटिफाइड किया गया, बट इनके अगेंस्ट स्टिग्मा अभी भी है. इनके लिए कोई कमीशन बना था? हाँ, रेंके कमीशन रिपोर्ट इनके इश्यूज को डिटेल में बताती है. कास्ट सेंसस से इन कम्युनिटीज की आबादी का अहम एक्यूरेट डेटा मिल सकता है जिससे टारगेटेड पॉलिसीज बनाई जा सकें. क्रॉस क्वेश्चंस. पसमानदा का क्या मतलब है? दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड. मुस्लिम सोशल स्ट्रक्चर के 3 ग्रुप्स कौन से हैं? अशरफ, अजलफ और अरजल. पसमानदा में कौन से ग्रुप्स आते हैं? अजलफ और अरजल.
DNTs कौन है? Tribes that were once notified as criminal by the British, इनके लिए कौन सी कमीशन इंपॉर्टेंट है? the Rinke Commission. वाओ, दैट वाज अ लॉट टू कवर। हमने मोबाइल वोटिंग से लेकर सेंसस 2027 तक, ECI के नए रूल से लेकर AI इन पंचायत तक सब कुछ एक्सप्लोर किया। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? It means that our democracy is constantly evolving. Technology, law, and data are intersecting in new and often complex ways. The challenges are real, चाहे वो digital campaign को regulate करना हो या census data से जुड़ी sensitivities. But the efforts to make the system more transparent, inclusive, and efficient are also very, very significant. बिल्कुल। और आज के बाद जब भी कोई इलेक्टोरल रोल रिवीजन या कास्ट सेंसस सुनेगा, दे विल नो द डीप कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। For our final provocative thought, as we move towards a digital census with self-enumeration, what new challenges and opportunities might arise in ensuring data accuracy and privacy for over 1 billion people? Is technology the ultimate solution, or does the human element of trust and verification remain supreme? इस पर जरूर सोचना। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस डीप डाइव। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग।